अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। इस टाइम मैं आप लोगों के लिए एक न्यू नॉवल लेके आई हूँ। ये मत कहिएगा कि ये ओल्ड नॉवल है, ऐसा कुछ भी नहीं। और नॉवल के नाम को देख के आप लोग नॉवल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी एक बार हुआ था। नॉवल का नाम आपको बेशक इंटरेस्टेड ना लगे, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, नॉवल का नाम है सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना। मुकम्मल नॉवल है ये, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ा है, सो आप मेरे भरोसे पढ़ सकते हैं इसको। ये काफ़ी अच्छा है, लाइक आपको अच्छा लगेगा। सो चलें जी, नॉवल का स्टार्ट लेते हैं। राइटर इनकी है यास्मीन निशात। और आप इस टाइम जहाँ पे भी हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट पे मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे जाके उस चैनल को विज़िट लाजमी कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। मुझे खुला में भटकने की आरज़ू ही सही, कि तू ना मिले तेरी जुस्तजू ही सही। बड़े खलूस से मिलता है जब भी मिलता है, वो बेवफा तो नहीं है, बहाना जो ही सही। सारा घर बकिया नूर बना हुआ था। आज आयमा की मेहंदी थी, हर तरफ रंग बिरंगे लहराते आंचल, हंसी खुशियाँ, बाहर लॉन में बजते म्यूज़िक का शोर, हर बंदे की अजीब सी मसरूफियात, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, किसी का टीका गायब तो किसी के झूमर का मोती कम, किसी के मैचिंग शूज़ नहीं आए और किसी के सूट का हमरंग दुपट्टा डाई होकर नहीं आया था। कोई बाइक पर सवार बाजार भाग रही थी और कोई ऑटो पर। सिवाय रज़ी के कोई भी लड़का काम का नहीं था। ये ईमन का ख्याल था, क्योंकि रज़ी ही वो वाहद लड़का था जो हम वक्त दस्तयाब हो जाता था हर काम के लिए। सबूही तो इसे ग़ुलाम और आपका खादिम कहकर पुकारती थी। अभी अभी वो मेहंदी का सारा सामान लेकर पहुंचा था कि रबिया को याद आ गया, मेहंदी के फंक्शन में मुंह मीठा करवाने वाली चॉकलेट्स तो मंगवाई ही नहीं थी, सो इसे वापस दौड़ा दिया गया। और अभी शायद वो मोड़ पर ही पहुंचा था कि कॉल आ गई कि वापसी पर आते हुए बीजान का दुपट्टा मार्केट से लेता हुआ आए, जो कि पीको करवाने के लिए दिया था और वो लाना भूल गया था। अजीब अफरा तफरी थी जो पूरे घर में फैली हुई थी। फंक्शन कंबाइन था, इसलिए सबको वक्त की पाबंदी महलूज खातिर रखने की ताकीद की थी। अचानक ही बाहर ट्रैक चेंज हुआ और सारे एक लम्हे को थम सके। वो आ गया, सबने बेख्तियार सोचा। किसी और की दुल्हन ना बन जाना, सिंड्रेला मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना। किसी और की दुल्हन ना बन जाना, लाइक लड़का यही गाता रहता है। सजाद अली की आवाज़ ऊंची से ऊंची होती चली गई। तभी तायाबा की धार इस शोर पर हावी हुई और इसके थिरकते कदम रुक के। हद होती है शावेज, हर जगह अपना जुनून दिखाना ज़रूरी है क्या। इसने लाल होती आंखों से बोल दोहराए, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सिंड्रेला सिंड्रेला। बस उन्होंने प्ले ऑफ किया और इसको बाजू से पकड़ा और अंदर की तरफ घसीटने लगे। छोड़ दे तायाबू, अभी ठीक हो जाऊंगा। इसने अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन उन्होंने भी जब तक इसे कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी नहीं लगा दी, सुकून में नहीं आए। 2 मिनट बाद ट्रैक सॉन्ग बंद हुआ। अतवार की तो सॉरी रुकी हुई चीज़ों में फिर से ताज पैदा हुआ और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन बंद कमरे के इस पार कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। वो अभी इस पोजीशन में बेड से टांगे लटकाए सर धुन रहा था। सिंड्रेला मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। स्टेज रंग बिरंगी रोशनियों से सजा था, हाल हाजरीन से खिंचाखिच भरा हुआ था। आज स्कूल का एनुअल स्पोर्ट डे था। इस दिन के लिए कई हफ्तों से तैयारियां जारी थी। सहेल साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे, बाज़ाते खुद इस फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और क्यों ना लेते, ये इनके स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन था जिसमें इंटरटेनमेंट के अलावा बच्चों को साल भर की कारकर्दगी पर अनामात दिए जाने वाले थे। बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम तैयार किए थे, जिनमें टैबलोज़, मज़ाहिया खाके, हीर रांझा, सिंड्रेला और कौमी नगमात शामिल थे। हर एक ने भरपूर मेहनत की थी। प्रोग्राम की मुनासबत से सेट लगाए गए थे। टीचर्स ने तो मेहनत की ही थी, बच्चों ने भी अपने जोहर भरपूर दिखाए थे। हीर रांझा 8वीं क्लास के बच्चे कर रहे थे, जबकि सिंड्रेला 4th क्लास के बच्चे। दोनों ड्रामों पर टीचर्स ने खूब मेहनत की थी। सिंड्रेला का किरदार वजीहा कर रही थी। वजीहा बहुत मासूम और प्यारी बच्ची थी। प्रिंस का किरदार शावेज बाबर कर रहा था। वो भी बहुत प्यारा बच्चा था। दोनों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। हाल तालियों से गूंज उठा था। नन्हे बच्चों ने भरपूर परफॉर्मेंस दी थी। तो ये इसी से कहता है सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना, शायद। उसने खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर मेहंदी की रस्म जारी थी। आयमा की ससुराल वाले मेहंदी लेकर आए थे। कंबाइन फंक्शन था। रस्म के बाद डांस परफॉर्मेंस थी, जो कि पिछले 1 माह की मेहनत से तैयार की गई थी। स्टेज के
सामने डांस के लिए बाकायदा फ्लोर लगाया गया था। डीजे की कारकर्दगी लाजवाब थी। दायरों की सूरत गिरती रोशनियां माहौल को प्रोफेसर बना रही थी। 50,000 का तो खाली ये फ्लोर लगवाया है नुमान साहब ने। चाची किसी मेहमान के सामने उतरा रही थी। और ये लाइट्स और डेकोरेशन, बस यही आजकल सादगी से भी फंक्शन करो तो खाली फंक्शंस अरेंजमेंट का खर्चा ही लाखों में आता है। खाना और सलामी अलग। मेहमान खातून ने इनकी इतराहट के जवाब में नाक चढ़ाई, गोया जताया था कि ये तमाम इंतजामात सादगी में शुमार होते हैं। रस्म मुकम्मल होते ही तमाम लाइट्स बुझा दी गई। सिर्फ फ्लोर पर दायरों की सूरत रोशनियां गर्दिश कर रही थी। माई नेम इज़ शीला। आवाज़ ऊंची हुई और फ्लोर पर पैर थिरकने लगे। खिड़की ज़्यादा दूर नहीं थी। आवाज़ और तस्वीर वो बखूबी देख सकता था। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे स्टेप्स थे कि क्या हीरोइन ने किए होंगे। इसने बेजारी से खिड़की बंद कर दी। म्यूज़िक के साथ अब तालियों की आवाज़ भी आने लगी थी। पता नहीं कैसे कर लेते हैं डांस। इसने पर्दे बराबर किए और अपना लैपटॉप खोल लिया और तस्वीरें देखने लगा। सिंड्रेला मेरा इंतज़ार करना। वो ज़ेर लब गुनगुनाने लगा। एक एक करके वो तस्वीरें देखता रहा और ये आखिरी तस्वीर थी जिसमें वो और सिंड्रेला साथ साथ खड़े थे। पीछे इनकी क्लास टीचर्स लुबना और साथ आर्ट टीचर मिस मारिया थी। इन दोनों को बेस्ट परफॉर्मेंस पर ट्रॉफ़ी मिली थी। वजीहा तो ऑलराउंडर थी। क्लास में अव्वल आने का इनाम, बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट डिसिप्लिन और इसमें अव्वल, अदाकारी में भी अव्वल। शाहवेज़ की नज़रें इसकी ट्रॉफियों पर थी। वो इसे कभी अपने से आगे नहीं निकलने देती थी और कभी कभी वो इस पर बहुत गुस्सा भी करता था। कितनी मासूम होती है ना ये उम्र भी। इसने लैपटॉप पर नज़र आती तस्वीर पर हाथ फेरा। काश तुम्हें मालूम हो वजीहा, ये प्रिंस तुम्हें ढूंढ रहा है। पागलों की तरह बचपन की ये याद मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो गई है। मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता कि तुम्हारी चाहत मेरे साथ साथ परवान चढ़ी है और अभी एक तनावर दरख्त बन चुकी है जिसकी जड़ें मेरे अंदर तक फैल गई हैं। काश तुम किसी दिन अचानक मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूँगा आंखें बंद करके। वह तसव्वुर में बड़ी हुई वजीहा को देख रहा था। अम्मा को जितना प्यार अपने इकलौते बेटे से था, इतना ही शिकायत भी थी। बचपन से लेकर अब तक वह जिस इश्क में मुब्तला नज़र आता था, इसका कोई सर पैर इनको नज़र नहीं आता था। दीवानगी से तंग आकर वह इस लड़की के घर भी हो आई थी, लेकिन वहाँ कोई और लोग रहते थे और इन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो किधर चले गए। 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ और गर्ल्स कैंप अलग अलग कर दिए गए थे, इसलिए शाहवेज़ को वजीहा से दोस्ती तर्क करना पड़ी थी। पूरी क्लास में इसकी दोस्ती थी सिर्फ वजीहा से। वजीहा का ख्याल इसके दिल में पुख्ता करने में एक हाथ आयमा बाजी का भी था। वो बचपन से इसको वजीहा का नाम लेकर छेड़ा करती थी। भाई हम तो अपने प्रिंस की शादी सिंड्रेला से ही करेंगे, देखो वो कितनी अच्छी लगती है शाहवेज़ के साथ। और आयमा बाजी की शरारत में अम्मी जान भरपूर साथ देती। अरे हाँ हाँ, देखना बड़ा होकर कैसा हीरो निकलेगा। लड़कियों की माएँ हंस कर रिश्ता देंगी मेरे शाहवेज़ को। वो 8 साल शाहवेज़ का मुँह चूम डालती और शाहवेज़ वो पुरानी एल्बम निकाल कर देखने लग जाता और अम्मी और बाजी की बातों पर उलझ जाता। पता नहीं वो क्यों इसके हवासों पर छाती चली गई थी। वो जैसे 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 शऊर की मंजिलें तय करता चला जा रहा था, वैसे वैसे इस लड़की के जुनून में मुब्तला होता जा रहा था। एक तो सारी माएँ यही कहती, देखने मेरा बेटा बड़ा होकर कितना हीरो लगता है। अभी 1-2 दिन पहले सुन के आ रही हूँ कहीं से। हर लड़की के चेहरे में इस लड़की का चेहरा खोजना इसकी आदत बन गई थी और ये बात कई बार इसे इस आदत की वजह से संगीन नताइज का सामना करना भी पड़ा था। गालियाँ, घूंसे वगैरह वगैरह। सुबह जब वो नाश्ते के लिए उठा तो सब कजिन्स के साथ लाउंज में इसे एक नया चेहरा भी नजर आया। इसने जल्दी से इसे अपने तसव्वुर के साथ मैच करना चाहा। इसके सहन में बड़ी वजीहा का एक मजबूत खाका बन गया था। इससे लगा शायद इस लड़की की नाक और आंखें वजीहा से ममासलत रखती थी। फारिया की नज़र इस पर पड़ी तो उसने साथ बैठी सोबिया को बच्चा किया, लो भाई आ गया। सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला। इसने बाकायदा ताली बजा कर गाया तो सभी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। आए शाहवेज़ भाई आ जाएं, आपकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। सोबिया ने इनको खामोश होने का इशारा किया। नहीं बस मैं नाश्ते के लिए आया था। सब लोग कर चुके क्या? वो किचन की तरफ बढ़ते हुए बोला। जी सब कर चुके, बल्कि सब लड़के तो हाल रवाना हो चुके हैं। आपने जाना हो तो चले जाइए, चेक कर लें। और हाँ, ताया जान ने आपको याद फरमाया था। सोबिया ने साथ ही पैगाम भी पहुँचा दिया। वो मुँह बिगाड़ता नाश्ते का इरादा मुलतवी करते तायाजान के कमरे की तरफ आ गया। वो भी कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। इसे देखकर रुक के इस और सलाम करने के बाद मुंतज़िर नज़रों से इन्हें देखने लगा। आज बारात में आ रहे हो या नहीं? इनका तंज़िया काटदा लहजा इसका खून खुला गया, लेकिन अब्बा जी ने इसे सब्र के जो प्याले थमा रखे थे वो इनको घटाघट पी गया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोला, कैसी बातें कर रहे हैं तायाजान? मैं तो तैयारी देखने बिहार की तरफ ही जा रहा था, आप भी शायद इधर ही जा रहे हैं। हाँ, और अब तुम जा रहे हो तो इकट्ठे चलते हैं। उन्होंने झटपट अपना प्रोग्राम सेट किया। वो कुछ कह भी ना सका और थोड़ी देर बाद वो इसके पीछे बाइक पर बैठे इसी अपनी हमराही का शरफ बख्श रहे थे और साथ ही एहसान भी जता रहे थे।
तुम शुक्र करो किस बात पे मैं तुम्हारे साथ बाइक पर आ बैठा, वरना आज तक मैं कभी इस फजूल में सी सवारी पर नहीं बैठा। ये सारा कुछ वो दिल में सोच रहा है, ब्रैकेट में लिखा है शायद। जी जी, दादी अम्मा बता चुके हैं कि आप पैदल ही रहे सारी उम्र। वो दिल ही दिल में इनकी बात के साथ बात मिलाता रहा था। उन्होंने बात पलटी। वैसे एक बात तो बताओ शाबिश, ये तस्वीर का क्या चक्कर है? तुम्हारा बचपना ख़त्म नहीं हुआ अभी तक? ये लड़कियों वाले काम, खुफिया इश्क, बिना देखे की मोहब्बत, बचपन की पसंद सब फजूल और बेहुदा हैं। जी, मैं आपके इस धुआंधार इश्क से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जब आपने अपनी महबूबा को मुतासिर करने के लिए कलाई काट ली थी, खालिस्तान लड़कियों वाली हरकत। ये भी दिल में कहा। और ढूंढोगे कहाँ तुम इस लड़की को? ना आता ना पता, ख़ानदान की कोई खबर। क्या खबर वो कौन थी, कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी और क्या बन गई होगी? जी जी, क्या पता राह की एजेंट हो या फिर किसी इसराइली ख़ानदान से ताल्लुक़ हो। इसने अंदर ही अंदर बेचौताब खाए। बाइक मैरिज हॉल के सामने रोकते ही इसने एक गहरी सांस भरी। असल में सारे बुजुर्ग अपनी उम्र भरपूर जवानी गुजार चुकने के बाद नसीहतें एक पटारे में बंद करते चले जाते हैं और फिर बच्चों में ज़बरदस्ती टॉफ़ी की तरह की मानिद बांटते रहते हैं। इस वक्त इन बच्चों को भी ये बातें फजूल बकवास लग रही होती हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने वक्त में इन बुज़ुर्गों को अपने बड़ों की लग रही होती हैं। लेकिन ज़िंदगी का पहिया इसी तरह चलता है और चलता रहेगा। वो ताए जान की तकलीद करता हाल में आया जहाँ अभी डेकोरेशन का काम जारी था। इंटीरियर का काम एक लेडी अंजाम दे रही थी। होगी यही कोई 20-22 साल की। शावेज़ मियाँ ने फ़ौरन तस्वीर निकाल ली। क्या खबर यही वो लड़की हो? वो इसके पास गया। वो एक तीखे नकूश वाली लड़की थी, शोल्डर कट बाल, तंग जीन्स पर कुर्ता पहने, सनग्लासेस को सर पर टिकाए। वो बड़ी तंदही से अपने काम में मसरूफ़ थी। यहाँ सफ़ेद फूल, हाँ, और ये सुर्ख गुलाब किधर है? इसने वर्कर से पूछा तो इसने लालिमी का इजहार किया। वह फ़ौरन मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करने लगी। चेहरे पर झुंझलाहट थी। हाँ कसीर, दूसरी जानिब से आवाज़ आती ही वह बोली, और इतना बोली थी कि शावेज़ ने कानों पर हाथ रख लिए थे। बात करते करते इसकी नज़र शावेज़ पर पड़ी थी जो एकटुक इसे देखे जा रहा था। इसने रुख मोड़ लिया। जिस दिन पाकिस्तान के मर्दों ने लड़कियों को ताकना बंद कर दिया, तरक्की के पहले जीने पर चढ़ जाएंगे। इसने चलकर सोचा, हद हो गई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और यहाँ के मर्द अभी भी औरत पर ही अटके हैं। वो बिना पीछे देखे टिक टिक करती आंखें भटकी। शावेज़ ने मुंह बसोड़ा और मज़ीद इसको ताकने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बस सिंड्रेला हुई तो कोई निशानी छोड़ कर जाती। वो वापस पलट आया। तुम्हारे ख्याल में वो अपना जूता छोड़ जाती वहाँ? रेहान लंगोटिया इसकी हालत त्रास को एंजॉय कर रहा था। यार जूता नहीं तो सेल नंबर ही छोड़ जाती, एक आध मिसिंग डिजिट के साथ। इसने ठंडी आह भरी। एक बात बताओ शावेज़। रेहान ने पुरख्याल नज़रों से इसे देखा जो फिर अपने मोबाइल पर तस्वीरें देख रहा था। क्या वाकई तो इस लड़की से इस हद तक मोहब्बत करता है? तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये जो पागलों की तरह इसे ढूंढता फिर रहा हूँ तो बस ऐसे ही दिल लगी के तौर पर, या फिर मैं दुनिया जहाँ का निकम्मा आदमी हूँ जिसे और कोई काम नहीं सवाए इश्क मशूकी के? तुम्हें पता है रेहान, जब हमने ये ड्रामा किया था हम बिल्कुल मासूम थे। इस ड्रामे की क्या तकसीम थी इससे कतई नावाकिफ़। लेकिन जब टीचर सोनिया हमें समझाती थी, बताती थी कि अब क्या बोलता है, क्या रिस्पॉन्स देना है, तो हम वैसे वैसे बोलते जाते थे। एक सीन में जब मुझे सिंड्रेला को प्रपोज करना था तो मैं अपने डायलॉग्स भी भूल गया और एक्टिंग भी। सिंड्रेला मेरा मतलब है वजीहा ने इशारों से मुझे बताया कि मैंने क्या कहना और क्या बोलना है, और मैंने जल्द ही समझ लिया। वह इतनी छोटी सी थी और कैसी बाकमाल थी। मुझे याद है सबने हमारी खूब तारीफ़ की थी। हम दोनों एक साथ बोझ जचते थे। वो बोलते बोलते रुका। रेहान लंगोटिया ने देखा इसे, इसकी आंखें अजीब हलवाई जज्बे से चमक रही थी। ऐसी पागल मोहब्बत इसे इसकी हालत पर दुख होने लगा। अगर वो लड़की इसे ना मिली तो क्या करेगा ये? इसने सोचा और लबों पर ले आया। मैं इस बारे में नहीं सोचता। वो बिला तकल्लुफ़ हुआ। वो मुझे मिलेगी और हर हाल में मिलेगी। इसके चेहरे पर अजीब तरह का आसम था। इसने बालकनी में खड़े होकर नीचे झांका। मेहमान रुखसत हो रहे थे। आगा हसन अलविदाई मुसाफा कर रहे थे। शाम का मलगजा अंधेरा और दीवार पर उतर आया था और फ़िज़ा में खुनकी बढ़ गई थी। इसने पीछे मुड़कर कुर्सी पर रखी, अपनी शाल उठाई और शानों पर फैला ली और फिर से नीचे झांकने लगी। गाड़ी पोर्च से बाहर निकल गई और चौकीदार अब गेट बंद कर रहा था। इसने अपनी नज़र सामने की पहाड़ियों पर बने घरों में अब रोशनियाँ जगमगाने लगी थी और दूर से वह जलते दियों का अक्स पेश करती थी, यूँ जैसे किसी ने बहुत सारे चिराग जलाकर इन पहाड़ों पर रख दिए हों। ये घर बहुत खूबसूरत जगह पर वाक़या था। ऊंची नीची पहाड़ियों पर बना ये वसी और रीज़ घर जितना खूबसूरत बाहर से दिखता था, अंदर से इसकी खूबसूरती इससे कहीं बढ़कर थी। अचानक ही ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी ठंडी जगह पे हूँ। अच्छा सीन है। इस पर आगा हसन का शौक और आयश इस घर की हर शय से टपकता है। फानूस से लेकर कैंडल स्टैंड तक एक एक चीज़ माल की हैसियत और शौक की आईनादार थी। आगा हसन दुनिया के हर कोने से
नवादरात इकट्ठे करके लाए थे। इसे इनके घर में रहते 1.5 माह हो चुका था और इस 1.5 माह में आगा हसन ने जिस तफसील से इन नवादरात की हिस्ट्री और जाए ख़रीद बताई थी वो आँख बंद करके सब दोहरा सकती थी। ये 1.5 माह, इसके अंदर करब की लहर उतरी। इंसान भी क्या से क्या हो जाता है वक्त और हालात के सामने। इसकी आंखों में 3 माह कबल की ज़िंदगी लहराने लगी थी कि मुलाजमा दस्तक देकर अंदर चली गई। बीबी आगा हसन आपको याद करें हम। असल स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुई है। इसने पैगाम पहुंचाया और बाहर निकल गई। जवाब सुनने की सहमत इस घर के मुलाजिम नहीं करते थे या फिर इनको सिर्फ बात पहुंचाने का हुक्म था। वो शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटती बाहर चली गई। टेरिस से झांका। आगा हसन टीवी लाउंज में बराजमान थे। इसका दिल चाहा वो वापस कमरे में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर ले, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकी। उसको आहिस्तगी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। आइए मिस जहाँ। आगा हसन ने एक भरपूर नज़र इसके सोगवार हुस्न पर डाली। वो ख़तरनाक हद तक हसीन लड़की थी, किसी का भी ईमान डामाडोल कर सकती थी। वो ख़ुद भी हुस्न व वजाहत का नमूना थे, लेकिन उमर अजीज़ की 40 बहारें गुजार चुकने के बाद अब बुढ़ापा इनके बालों की सफ़ेदी में चमकने लगा था। क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? उन्होंने इस पर से नज़रें हटाते हुए पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। ओके जमील, बीबी के लिए फ्रेश जूस ले आओ। आए बैठे। उन्होंने पहले मुलाजिम में फिर इससे मुखातिब होते हुए कहा। वह सोफ़े के एक तरफ टिक गई। आगा हसन ने एक बार फिर इसका जायज़ा लिया। इसके ज़हन में क्या चल रहा था कोई इसको नहीं जानता था। जमील जूस ले आया, लेकिन इसने एक नज़र उठाकर देखना भी गवारा न किया। वह हनूज़ टेबल के किनारे पर नज़रें जमाए बैठी थी। आप जानती हैं कि आप किस कदर खूबसूरत हैं? आगा हसन ने कदरे तकफ़ के बाद अपना जुमला पूरा किया। वो अंदर तक लर्ज़ गई। काश भी इतनी खूबसूरत ना होती। एक आम सी शक्ल सूरत वाली एक लड़की होती तो आज ये हालात अक्सर मुख्तलिफ होते। काश आगा हसन तुम मुझसे भी ना मिले होते, मैं तुम्हें कभी नज़र ना आई होती। काश काश। इसके दिल में काश बढ़ता ही जा रहा था। आप सोच रही हैं मिस जहाँ कि काश आप इस कदर खूबसूरत ना होती, है ना? ओह अल्लाह, ये तो बंदा सारी सोचें पढ़ लेता है। आगा हसन ने किसी कमाल से इसकी सोचें पड़ी थी। वो शशदर रह गई। आगा हसन ने गहरी नज़रों से इसे देखा। आप अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकरा रही हैं, कुफरान नेमत की मरतकब हो रही हैं। शक्ल जैसी भी हो, किस्मत तो वही रहती है ना जो ऊपर वाले ने लिख दी, और आप शुक्र अदा करें आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आखिरी जुमला बड़े ज़ोमाइनी अंदाज में कहा गया और परीज़े ने बड़ी कटीली नज़रों से इसे देखा था। आगा हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, एक दिलनशीं मुस्कुराहट। बिलाशुबा अब भी वो एक मुस्कुराहट से दिल छीन लेने का हुनर रखते थे। अब कहीं वो शख्स के शहर में गिरफ्तार ही ना हो जाए। इसने जलकर सोचा और ख़ुद को सख्ती से तनबीह कर डाली। कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। आप तो ज़ाहिर है जाना पसंद नहीं करेंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक मैं आ ना जाऊँ अपने कमरे में रहिएगा। और वैसे मेरे कुत्ते और मुहाफ़िज़ हम वक्त बाहर गेट पर मौजूद रहेंगे। घर पर मुलाजिम भी हैं, जो चाहे हो इंटरकॉम के ज़रिए मंगवा लीजिएगा। और आखिरी और सबसे अहम बात, भागने की कोशिश मत कीजिएगा, नुकसान उठाएंगी। अब आप जाएं। डिनर के लिए ठीक 8:30 बजे तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। ठीक 8:30 बजे। ये क्या था भाई? ये उसे कैसे हुक्म दे रहा है? आगा हसन ने बात मुकम्मल करके अपना रुख दीवार पर सब स्मार्ट टीवी की तरफ कर लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन अपनी जगह से नहीं उठी, अपनी हिम्मत मुजतमा करती रही। कुछ कहना चाहती हो? आगा हसन भांप कर बोले। ध्यान टीवी की तरफ ही रखा। मेरे घर वालों का कुछ पता चला? इसने एक एक कर पूछा। हाँ। आगा हसन ने टीवी ऑफ करके रिमोट टेबल पर रखा और इसकी तरफ मतवज्जा हो गए, जो आंखों में मीट का जहान बसाए इनको तक रही थी। सबके सब मलबे तले दब के। कुछ नहीं मिला। तुम्हारा घर भी बाकी सब घरों की तरह मसमार हो गया। और वो कुछ और भी कह रहा था, मगर लेकिन इसकी समातें मफलूज हो गई थी और बसारत पत्थर। इसे सिर्फ आगा हसन के हिलते लब नज़र आ रहे थे। सबके सब भी अम्मा, बाबा, लीज़े, ऐना और उसका प्यारा और इकलौता भाई शान, सभी वो वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अकेले रह जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, और वो आज अकेली रह गई थी। पिछले 1.5 माह से वो एक आस और उम्मीद पर जी रही थी कि शायद इन सब का पता चल जाए और वो इनके पास जा सके, लेकिन आज ये आस ख़त्म हो गई थी। काश वो भी इनके साथ ही ख़त्म हो गई होती। क्या करना था इसे अकेले इस दुनिया में रहकर और जीकर? क्या आगा हसन जैसे लोगों के लिए तफरी का सामान बनकर? लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। वो रो रही थी और जहन मुख्तलिफ सोचों की माज का बुनता जा रहा था। आगा हसन ने इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। वहीं खामोशी से बैठे इसे देखते रहे, जिसके रोने में शिद्दत आ रही थी। फिर उठकर चले गई। इसे नहीं पता चला कब वो इस तरह रोते रोते टीवी लाउंज में ही सो गई थी और आगा हसन रात भर अपने बेडरूम की खिड़की से इसे तकते रहे थे। ओहो, मुझे इससे मोहब्बत है।
मोहब्बत भी कुछ ऐसी जैसे सहरा को बारिश से, जैसे बस वहाँ के मुंदे वजिया के पैकर को देखता आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था कि रेहान ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। इसने नागवारी से आंखें खोली, फिर जुठाई से हंस पड़ा। मुझे इससे मोहब्बत है जैसे गाड़ी को पेट्रोल से, जैसे दूध को इसबगोल से, जैसे जैसे नशई को खारिश से, जैसे अयूब को नाजिश से, जैसे खाला को दावत से फिटे होते रहते। मुझे इससे मोहब्बत है। वो बड़े मज़े से अपनी शायरी करने लगा। शावेज़ के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने उठकर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं तुम्हारा गला भी दबा सकता हूँ। इसने देखा पैसे जानता हूँ। इसने अपना आप छुड़वा कर कहा, अच्छा सॉरी। इसने दांत पीसे आएगा। जिन्होंने लिख कर दिया है ना, तो उन्होंने मतलब एक मिस्टेक कर दी और फिर हमें हंसी आ गई थी ज़बरदस्त वाली। इसने अपना आप छुड़ा कर कहा, फ़िलहाल मैं एक आइडिया लेकर आया हूँ 100% हेल्पफुल। तुम्हारे सारे आइडियाज़ तुम्हारी तरह फ्लॉप होते हैं। शावेज़ ने ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सुनेगा तो उछल पड़ेगा। वो राजदारी से गोया हुआ बकोब झुंझलाया। नेट पर डाल देते हैं सारी फ़ोटोज़, हो सकता है वो भी फेसबुक पर हो। इसकी नज़र से गुजरे तो खुद ही रब्ता कर लेगी। ये हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, सारे शहर में इश्तिहार लगवा दो। बल्कि शहर क्यों, तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे दो। साथ ये ज़रूर लिखना किसे ढूंढा क्यों जा रहा है बेशरम। इससे ज़्यादा वाहियात आइडिया नहीं है तुम्हारे दिमाग में। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और तुम इसे बदनाम करना चाहते हो। नेट पर डाल दो ताकि अगर इसे मिलना भी हो तो भी ना मिले। यार कोई और तरीका नहीं है? वो बेबसी से सर थाम कर बोला। है ना, वो काउच पर नीमदराज होता बोला। तो बताओ ना। वो बेताबी से गोया हो तो सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दे। देख अगर वो तेरी किस्मत में लिखी है, जहाँ कहीं भी होगी मुकर्ररा वक्त पर आ मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो लाख कोशिश कर ले, नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है, तुम फ़िलहाल इस सब को अपने जहन से झटक दो। मैं मोहब्बत करने से नहीं मना कर रहा, लेकिन देख अपना मुस्तकबिल बना। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर। अंकल आंटी के सारे ख्वाब तुमसे जुड़े हैं। वो तुम्हारे इन हालात से बहुत परेशान है। एक अंधे की चाहत के लिए तुम अपनी सारी ज़िंदगी दाव पर लगा कर बैठे हो। अगर कल को वो तुमसे आन भी मिली तो तुम क्या बनकर इसे मिलोगे, खाली आशिक। वो तुम्हें पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आजकल पहले पेट फिर आशिक, इश्क मशूकी। जब तुम इसे अच्छी लाइफ नहीं दे सकोगे, इसका खर्चा नहीं उठा सकोगे, तो इसे तुम्हारी मोहब्बत से क्या लेना देना। इसलिए मेरे भाई अकल से काम लो। अंकल जहाँ कह रहे हैं वहाँ अप्लाई करो, ऑफिस जाना शुरू करो। हो सकता है वो तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिल जाए। रेहान ने अच्छा खासा लेक्चर दिया और वो ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहा था। इसे वाकई प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए था। इसके चेहरे पर सोच के साथ पैदा हुए तो रेहान समझ गया कि तीर ठीक निशाने पर लगा है। जाने आगा हसन ने शिकार से वापस कब आना था। वो पिछले 3 दिन से कमरे में कैद ही थी। हुक्म जो था कमरे से बाहर ना निकलने का। इस कमरे में हर सहूलत मैसर थी, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, ख्वाह सोने का ही क्यों ना हो। वो कब से खिड़की में खड़ी बाहर झांक रही थी। शाम होने को आई थी। पहाड़ पुरस्कार मंजर पेश करने लगे थे। इन्हीं पहाड़ों के पीछे नहीं, इसका भी एक छोटा सा घर था, खूबसूरत और मोहब्बत से भरा। अब्बा फॉरेस्ट ऑफिसर थे। बहुत शुरू में इनकी भी जब नई नई जॉब हुई थी और वो जब इस इलाके में आए थे तो उन्होंने यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होकर हमेशा के लिए यहाँ रहने का प्रोग्राम बना लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सरमाया जमा करना शुरू कर दिया। वो जानते थे शहरों में उम्रें गुजार देने वाले अब्बा भी इनमें पहाड़ों पर आ बसने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने बहुत चोरी छुपे ये सब किया था। चलो जवानी में ना सही बुढ़ापा ही सही, उन्होंने सरवत के साथ के बहुत ख्वाब देख रखे थे। सरवत इनकी फुफीज़ात थी, खुश शक्ल और खुश मिजाज अम्मा अब्बा की मुश्तरका पसंद। ज़िंदगी में इनके लिए भी कुछ मुश्किल नहीं रहा था। सो बड़े आराम से इनकी शादी सरवत से हो गई थी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हुई जब इनके घर रहमत उतरी। फिर के बाद देख दो रहमत और फिर नेमत ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। उन्होंने सरवत और बच्चों को अम्मा अब्बा के पास ही छोड़ा था। खुद महीने में एक बार घर आते थे। वो दबे लफ्ज़ों में अम्मा अब्बा को कई बार साथ चलने और मुस्तकिल वहीं रहने का कह चुके थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। दोनों बड़ी बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। दोनों पढ़ाई में बेहद होशियार थी। अब्बा को इन पर बेहद फ़ख्र था। वो मुस्तकबिल में इन्हें किसी ऊंचे ओहदे पर देखने के ख्वाह थे। कई साल गुजर गए थे। फिर जब एक के बाद देखने अम्मा और अब्बा चल बसे तो फिर जवार अहमद के लिए कोई वजह नहीं थी इस शहर में रुकने की। उन्होंने फिलफौर सामान समेटा, मकान बेचार और बारह को शिफ्ट हो गया। आर्जी तौर पर उन्होंने किराए का मकान लिया था क्योंकि घर अभी ज़ेर तमीर था। जवार अहमद ने फुर्ती दिखाई और ज़्यादा लेबल लगा कर चंद ही माह में ना सिर्फ घर तमीर कर लिया बल्कि
इंटीरियर भी करवा लिया। वो सब के सब इसने घर में आकर बहुत खुश थे। सबके अलग अलग कमरे थे और हर एक ने अपनी मर्ज़ी से इंटीरियर करवाया था। ज़िंदगी अपनी जगह पर रवां दवां थी। अब्बा के सर में सफ़ेदी झिलमिलाने लगी तो इन सब ने भी जवानी की सरहद पर कदम रख दिया था। अब्बा की रिटायरमेंट अब करीब थी और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले वो कम से कम परीज़े और अलीज़े के फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाते। अलीना और शान तो भी छोटे थे, एक दो रिश्ते नज़र में थे भी, और वो अब्बा ने परीज़े की तालीम मुकम्मल होने तक मुलतवी कर रखे थे। इस रोज़ परीज़ा इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गई थी। इसकी बेस्ट फ्रेंड सारा इसके साथ थी। फॉर्म जमा करवाने के बाद वो दोनों कैंटीन आकर बैठी थी। दोनों की बातें फ्यूचर प्लानिंग पर ही मबनी थी। जब एकदम ही सब कुछ घूमने लगा, सारा परीज़े दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चलाई थी। फिर कैंटीन में मौजूद दूसरे लोगों को देखी वो भी फर्श पर लेट गई। शोर चीखें इस कदर शदीद जलसला था कि लम्हे तो वो संभल ही ना पाई थी। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और कुल शरीफ का विर्द करती रही थी। जब ज़रा सुकून हुआ तो वो बाहर की तरफ भागी थी। हर तरफ शोर था, जाने क्या कुछ तबाह हो गया था। कुछ कितने लोग छतों तले दब के मर गए थे। फैक्ट्रियाँ, कारखाने, ज़मीन बोस हो गए थे। अल्लाह ने अपनी नाराज़गी का एक हल्का सा इशारा ही तो दिया था। वो जैसे तैसे टैक्सी पर 12 को पहुंची थी और अपनी घर के सामने खड़ी वो फटी आंखों से इस मलबे को देख रही थी जिसके नीचे सब कुछ दब गया था। इसकी माँ, बाप, बहन, भाई, सब कुछ। अमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी मगर इसकी आंखों तले अंधेरा छा रहा था। एक ज़लज़ला इसके अंदर भी मौजूद था। सब कुछ गंवा देने का दुख इसकी आंखों में उतरा और वह वहीं गिरती चली गई थी। आँख खुली तो वह किसी अनजान जगह पर थी, एक बड़े से बेडरूम में। वह जल्दी से उठी थी, कहाँ थी और किसके घर में, एक पल में इसके जहन ने सोचा था और फिर जैसे सारी एहसासियत एकदम ही बेदाग हुई थी। अम्मा, अब्बा, लीज़े, ऐना और शान ने इसने एक साथ चारों के नाम ज़ेरे लब दोहराए थे और फिर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। अकेले रह जाने के दुख ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था और इसे कहीं जाए पनाह नज़र न आ रही थी। रो रो कर चीख कर वो खुद ही चुप हो गई थी। कोई इसे दिलासा देने नहीं आया था और न इसके सब पास कोई मेहरबान कंधा था जिस पर से रख कर वो अपना दुख मना सकती। रात इसी तरह छत को तकते गुजारी थी इसने। वो कितने दिनों से यहाँ थी और इसे कुछ अंदाज़ा ना था और इसके साथ क्या हो चुका था या क्या होने वाला था, इसके बारे में भी इसका जहन सोचने से कासर था। कमरे में लगे वाल क्लॉक की टिक टिक के अलावा दूसरी कोई आवाज़ यहाँ नहीं थी। खिड़की के इस पार चहचहाने वाली चिड़ियों ने इसे सुबह का पता दिया। वो उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई थी। दाबेज पर्दों ने सारे कमरे का माहौल नीम तारीख सा बना रखा था। इसने पर्दे हटाए और खिड़की की स्लाइडिंग खोल दी। ठंडी हवा का एक मस्त झोंका इसके चेहरे से आन टकराया था। इसने बेख्तियार अपने उठते बालों पर हाथ रखा था वो और झुक कर नीचे झांकने लगी थी और इसे अंदाज़ा हुआ था कि ये घर काफ़ी ऊंचाई पर वाक़या था और यहाँ से भाग निकलना मुश्किल ही था। वैसे भी यहाँ से भाग जाने वाली कोई सोच अभी तक इसके दिमाग में आई ना थी। वो यहाँ क्यों और किस मकसद के तहत लाई गई थी अभी तक तो ये भी मालूम न था। वो कैद थी या आज़ाद, ये भी मुबहिम ही था। आप में से एक लड़की थी जिसने हमें ये वर्ड बताया था, उसका थैंक यू प्लीज़। इसने ज़रा सा और आगे होकर झांका। बैरूनी गेट खुला था और एक गाड़ी अंदर आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, चौकीदार ने आगे बढ़कर गेट बंद कर दिया। वो गाड़ी की तरफ मुतजस्सिस नज़रों से देखने लगी। फ्रंट डोर खुला और ब्रांडेड जूतों में कैद के बाद देख रहे दोनों बाउं गाड़ी से बाहर आए थे। डोर पर रखा सफ़ेद मर्दाना हाथ और कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच। आस्तीनों से सूट का कलर डार्क ग्रे महसूस होता था। एक मुलाजिम लपक कर करीब आया और इसके हाथ से ब्रीफ केस पकड़ लिया था। वह शशदर सी शख्स को देखती रही। वही शख्स को लाखों में पहचान सकती थी। ये इसकी शख्सियत का सहर था या फिर इसकी अच्छियाँ यादाश्त से ये शख्स भूला नहीं था। 6 माह कबल जब इसका एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था और इसे बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बेस्ट प्लेयर के एजाज़ात मिले थे तो ये आगा हसन ही थे जिन्होंने इसे प्राइज़ देते हुए कहा था, लोगों से तो एक बेस्ट नहीं संभलता, आप इतने सारे बेस्ट कैसे संभाले फिरती हैं मिस परीज़े। और वो बस मुस्कुरा दी। मेहमान खुसूसी को देखकर अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है मुझ पर। बचपन से लेकर आज तक बेस्ट होने का एजाज़ मुझे ही मिला है और मैं अपने परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे अदना को इतना नवाजा है। इसके चंद अल्फाज गोया है आगा हसन के दिल में उतर गए थे। वो तो थे ही आला चीज़ों के शदाई। इनके पास इस कदर आला कलेक्शन थी कि शायद ही किसी के पास हो, लेकिन मद्दमुकाबल खड़ी कोई चीज़ नहीं, एक चीता जागता शाहकार थी जिसे इसकी मर्ज़ी के बगैर वो किसी भी कीमत में हासिल ना कर सकते थे। इसलिए तो उन्होंने हाल से निकलते ही फरीज़े को प्रपोज़ कर दिया था, इतनी आहिस्तगी से कि वो भी ठीक तरह से समझ ना पाई थी। इसलिए हैरत से इन्हें तकती रही थी और तभी उन्होंने कदर बुलंद आवाज़ से अपनी बात दोहराई थी, आप मुझसे शादी करेंगी मिस फरीज़े? नहीं, इसने घबरा कर फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। मैं कभी मायूस नहीं होता, हमेशा उम्मीद रखता हूँ, इंतज़ार करूँगा। वो हौले से कहते आगे बढ़ गए थे और वो यूँ भागकर कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकली थी। गोया एक पल और रुक गई तो आगा सनी से अभी उठाकर ले जाएंगे। इन जैसे पावरफुल शख्स से कुछ भी उम्मीद ना था। ये भी शुक्र था कॉलेज में छुट्टियाँ हो गई थी, एग्जाम्स नज़दीक थे और वो तन्हाई से अपनी पढ़ाई में जुट गई।
थी। इसे हमेशा की तरह टॉप करना था और अपने बाबा के ख्वाबों की तकमील के लिए एक सीढ़ी और चढ़ना था। CSS सिर्फ इसका ही नहीं, बाबा का भी ख्वाब था। इस रोज़ बहुत अरसे बाद इसने कमरे की खिड़की से झांका था। मौसम बदल रहा था। आसमान पर ऊंधे नीले बादल एक दूसरे से अटकलियाँ करते फिर रहे थे। दूर हर तरफ फैली हरियाली और ऊंचे नीचे घर बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। इसका जी चाहा पहाड़ों के बीचों बीच गुजरती पगडंडी पर भाग कर आए। अपना रेनकोट पहनकर इसने अम्ब्रेला उठाई और अम्मा को बता कर बाहर निकल आई। शुक्र है तुम भी कमरे से बाहर निकली, उन्होंने प्यार से जाते हुए देखा था। बाबा ऐसे ही सिर्फ वादी पर आशिक नहीं हो गए थे, इसने सोचा। दफतन इसके चेहरे पर बारिश का पहला कतरा आन गिरा। इसने उंगली की पोर से इस कतरे को चुना और आसमान की तरफ निगाह की। शरीर बादल धुआंधार बरसने को तैयार ही खड़े थे। हर तरफ सुरमई अंधेरा छा गया था। इसने सोचा वापस चली जाए। तेज़ बारिश में वो कहाँ चुपती फिरेगी। इसने मुड़कर देखा, वो घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। बादल जोर से गरजे और पानी के मोटे मोटे कतरे इसके वजूद को भिगोने लगे। इसने अपनी छतरी खोलकर सर पर तान ली। भीगने का खदशा तो ना था, अलबत्ता रास्ता एकदम से सुनसान सा लगने लगा था। इसने दाएं तरफ नज़र दौड़ाई। काफ़ी ऊंचाई पर एक घर नजर आया। वहाँ पनाह लेने का सोचा नहीं जा सकता था। यूं ही मुड़कर बाएं तरफ भी देख दिया। थोड़ी सी उतराई के बाद एक खुले ग्राउंड के बीचों बीच एक आलीशान घर पूरे तराक से खड़ा था। यह घर किसी वडेरे का लगा था। आते जाते बहुत दफ़ा इस पर नज़र पड़ी, लेकिन यहाँ कौन रहता था कभी ना सोचा था, ना ख्याल आया था। पनाह तो इधर भी नहीं ली जा सकती थी। क्या करे, बारिश जोर पकड़ती जा रही थी और अंधेरा हर सू काबिज होने लगा था। या अल्लाह, घर से ही कोई ढूंढता हुआ इधर आ जाए। इसने अम्ब्रेला सर पर टिका कर दोनों हाथ आपस में टकरे। इसकी ठंडे यख हो गए थे। तभी तराई की तरफ से इसे एक टमटमाती सी रोशनी आती दिखाई दी। शायद कोई टॉर्च लेकर आ रहा था। जाने को कौन हो, खौफ ने इसे लड़जा कर रख दिया था। वह इस वक्त को कोसने लगी जब इसने बाहर आने का प्लान किया था। वो आंखें मोड़े आयतुल कुर्सी का वेट करने लगी। टॉर्च की रोशनी अब इसके बहुत करीब आने लगी थी। 3 कदम, 2 कदम और फिर लाइट सीधी इसके चेहरे पर पड़ी थी। वो जिस कदर सर को झुका सकती थी झुका लिया। चलिए घर छोड़ दूँ आपको। बारिश के शोर में एक डूबती उभरती आवाज़ आई थी। टॉर्च की रोशनी अब पगडंडी पर पड़ने लगी थी। इसने चलने में सोचा और चल पड़ी। हवा इस कदर शदीद थी कि छतरी उड़ कर पीछे जा रही थी और बारिश इसके चेहरे से टकरा रही थी। आने वाला मजीद कोई बात किए बगैर आई थी। टॉर्च से रास्ता तलाश करता इससे चंद कदम के फासले पर चल रहा था और इन्हें चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। या फिर इसे महसूस हो रहा था, लीजिए आप बाहिफाजत अपने घर तक पहुंच गई। आवाज़ पर इसने सर उठाया और वो वाकई अपने घर के सामने थी। बाहर बने छज्जे के नीचे अम्मा और बाबा परेशान खड़े थे। इसने हाथ हिलाया और चढ़ाई चढ़ने लगी। शुक्रिया अदा करना तो दूर, इसने मुड़कर देखा भी नहीं था। किसके साथ आई हो, इतने ख़राब मौसम में घर से निकली क्यों? बाबा गुस्से और परेशानी दोनों में मुब्तला थे। अम्मा इसे पकड़कर जल्दी से अंदर ले गई। सॉरी बाबा, अंदाज़ा नहीं था, फिर पता भी नहीं चला कि कितनी दूर पहुँच गई, इसने शर्मिंदगी से कहा। अम्मा फटाफट इसके लिए कॉफ़ी का भाप उठाता मंग ले आई थी। इसने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि इसे इस तूफान में घर पहुंचाने वाला था कौन। लेकिन अगली सुबह जब रेनकोट की जेब से वो कागज़ निकला तो इसका दिमाग भग से उड़ गया। चिट पर जो लिखा था इसके नीचे किसी का नाम तहरीर नहीं था, लेकिन वो जान गई थी और अब इसका रवा रवा काँप रहा था। मैं अब भी मुंतज़िर हूँ परी से। आगा हसन। चिट इसकी जेब में इसने कब और कैसे डाली और क्या वो जानता था कि इसकी मुलाकात मुझसे होगी? क्या वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत वहाँ आया था? लेकिन वो कैसे जानता था कि मैं यहाँ आने वाली थी? इसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। ये शख्स क्यों इसके पीछे पड़ गया था? वो तो कुछ भी कर सकता था। अगर इसे बेहोश करके कहीं घसीट ले जाता, बेहोश ना भी करता तो ज़बरदस्ती ही कहीं ले जाता और इन पहाड़ों और तेज़ बारिश के बीच आवाज़ दबी जाती इसकी। वो यहाँ मौजूद था कहीं आसपास ही, किसी गेस्ट हाउस में या फिर किसी घर में। क्या इसकी निगरानी के लिए? मैं सवालात इसके जवाब में दिमाग में उधम मचाते फिरे थे और इसके पास किसी भी सवाल का वाज़ेह जवाब मौजूद ना था। अगले चंद दिन इसके बीमारी में कटे। बारिश में भीगना रंग लाया था या फिर आगा हसन का खौफ बहरहाल वो संभल नहीं रही थी। और इस रोज़ जब वो अम्मा के साथ डॉक्टर फयाज के क्लिनिक से चेकअप करवा कर निकल रही थी, सामने खड़ी ब्लैक बाजारों में वो भी नज़र आ गया। हरकतों में तो इसने 25 साल के नौजवान को भी मात दे दी थी। वो वाकई इसका पीछा कर रहा था, शायद इस एनुअल फंक्शन के बाद से। इस कदर बास शख्सियत से इस छोटेपन की तवक्का इसे हरगिज़ ना थी। वह इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाने को भी थी, मगर इसी वक्त अम्मा को फजीलत भी नज़र आ गई और वह इनसे एलिक सैलिक करने खड़ी होगी और वो लबकार थी इनके फारिग होने का इंतज़ार करती रही। एक तो अम्मा जी को कुछ भी नज़र आ जाए ना, माओ को, वो वहीं पे मतलब लाइक अपनी कोई सहेलियाँ मोहल्ले की औरत वहीं पे खड़ी होकर बातें करने लग जाती है, चाहे वो सड़क गली कुछ भी हो। ऐसा ही होता है। और अगर कोई मतलब लाइक जैसे ये साथ है, हम साथ होते हैं, मेरा दिल घर तक खींच के ले जाओ। और तभी जाने का वो इसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। इसकी टांगें वाज़ेह तौर पर थरथराने लगी थी। इसने शहरत तो दूसरी हिम्मत कर लिया, मगर अपनी समातों में इसकी आवाज़ उतरने से ना रोक सकी।
हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत और तू आए। ये आगाज़ शेर तो बड़े ज़बरदस्त पढ़ता है। धीमे लहजे में वो अपनी आवाज़ का फंसो बिखेरता आगे बढ़ गया था। किसी को पता भी ना चला, किसी ने ध्यान ही ना दिया, और इससे पहले कि वो लटखड़ा कर दी थी अम्मा ने संभाल लिया। क्या हुआ परी, क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? वो फिक्रमंदी से इसका पीला पड़ता चेहरा देख रही थी। कुछ नहीं अम्मा, शायद चक्कर आ गया था निकाहत की वजह से। इसने खुद को कंपोज करते हुए अम्मा को तसल्ली दी और वह सर हिलाती से सहारा दिए अतराई की तरफ बढ़ने लगी थी। यज़दानी टेक्सटाइल के बड़े से साइन बोर्ड के नीचे खड़े शावेज़ ने एक लम्हे के लिए दिल को टटोला और फिर अंदर कदम रख दिया। जॉब नहीं देंगे तो क्या घर भी नहीं आने देंगे? इसने अपने नर्वसपन पर काबू पाने के लिए खुद को तसल्ली देनी चाहिए थी। वह इस वक्त कतई खाली दिमाग था। अब्बा और तायाबू के शरारत पर यहाँ आ तो गया था, लेकिन दिल में ये ख्याल भी तो कभी था कि जॉब इसे हरगिज़ नहीं मिलने वाली। हर चंद के इसने अपना मजनूनाना हुलिया काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था। वेटिंग रूम में लड़कों और लड़कियों की लंबी कतार देखकर इसे कुछ और तसल्ली हुई। अब वो बहुत मुतमईन अंदाज से साइड पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। अव्वल तो इसकी बारी आने तक ऑफिस का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। वो खुद को मुतमईन करने के लिए नए जवाब ढूंढ रहा था। समझ नहीं आ रही इसे जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। लोग जॉब के लिए कहते हैं कि जल्दी आ जाए मरी बारी, और ये कह रहा है कि टाइम ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त इसकी खुशी दिदानी थी जब ऐलान किया गया कि इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं, बाकी माइंदा अफराद वापस आ सकते हैं। तमाम हाल में मायूसी की लहर दौड़ गई थी। इंटरव्यू हुए ही कितने थे, बस सिफारिशी खामखा का ड्रामा, जबकि नौकरियां तो पहले ही बढ़ चुकी थी होती हैं। हर कोई बड़बड़ाता बाहर निकल गया। शावेज़ बाबर ने भी इत्मीनान से रेस्ट वॉच पर निगाह डाली और उसने को था कि रुक गया। इसे अपनी समातों पर शुबा सा हुआ, शायद किसी ने इसका नाम पुकारा था। अटेंशन प्लीज़, अलीज़े अहमद और शावेज़ बाबर कुछ देर रुके। इनका इंटरव्यू लंच ब्रेक के बाद होगा। नहीं, वो ढेसा क्या, यकीनन तायाबू ने यहाँ भी पर्ची जला दी थी और इसका यह ख्याल हकीकत बन गया था अपनी जब चंद रोज़ बाद इसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। शुक्र मनाओ मियाँ, तायाबा का लेक्चर शुरू हो गया था। लोग तो ऐसी नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं, तुम्हें तो प्लेट में रख कर मिल गई, अब ज़रा मन मार कर लेना। और क्या है वो तुम्हारी माशूका संड्रेला, इसका ख्याल ज़रा दिल से निकाल दो तभी कुछ बन सकोगे, वरना इस आशिकी के हाथों तो ज़िल्लत और ख्वारी ही हुई है तुम्हारी हमेशा। आया जहन शरीफ में कुछ, और फिर बहन की इज्जत का भी कुछ ख्याल कर लेना, कहीं ससुराल में सुबकी ना हो जाए। उन्होंने समझाने का फरीज़ा अदा कर दिया। आगे शावेज़ मियाँ जाने या नौकरी। ओह, तो ये आइमा बाजी के ससुराल में मिली है नौकरी, और चंद ही दिनों में से पता चल गया था कि यज़दानी टेक्सटाइल मशहूर इंडस्ट्रीज़ वेट अभी सेकंड, ये मिसप्रिंट है यहाँ से। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हसन यज़दानी की मिल्कियत थी, जो हमाद भाई और बरार भाई के सगे चचा थे। आइमा के शोहर हसन यज़दानी के सगे चचा थे, तभी तो इसे बहन की लाज न सिर्फ रखने बल्कि निभाने की भी तलकीन की जा रही थी। चलो ऐसी कोई बुरी जॉब भी ना थी। इसने तोतन कराहन अपनी ज़िंदगी के इस फेयर से समझौता कर लिया, फेज़ से आई थिंक समझौता करना शुरू कर दिया था। अलीसे की अपॉइंटमेंट भी इसके साथ ही हुई थी, लेकिन वो बाहर रिसेप्शन पर मिस मारिया के साथ बैठती थी। अलीज़ा बहुत प्यारी और धीमे लहजे वाली लड़की थी और जल्द ही इसने ऑफिस की हर लड़की से दोस्ती कर ली थी। इस रोज़ से कुछ देर और हो गई और वह काम खत्म करके बाहर निकली तो देखा अलीज़ा भी अपनी चीज़ें समेट रही थी। हेलो मिस अलीज़ा, इसने हाथ हिलाया। जवाब में इसने भी मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। जब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए पुश किया तो अलीज़ा भी भाग कर इसके साथ सवार हो गई थी। आप कहाँ रहते हैं, इसने यूँ ही पूछा। शावेज़ बताने लगे। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा। वो फाइल बाजू के नीचे दबाए बैग की जिप खोल कर मोबाइल तलाश करने लगी। इसी नाम में वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही शावेज़ ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और इसी दम इसकी नज़र अलीज़ा के कदमों में पड़े साथ खुले लिफाफे की तरफ जा पड़ी, जो मोबाइल ढूंढते हुए शायद बैग में से गिर गया था। अलीज़ा मोबाइल पर मसरूफ़ बाहर निकल गई। ये शावेज़ ने लपक कर वो लिफाफा उठाया और तस्वीर बाहर निकाल ली थी। तो गैर अखलाकी हरकत, लेकिन इसे जो शुबा हो रहा था वो इसकी तस्दीक करना चाह रहा था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तस्वीर इसके हाथ में थी और इसका पूरा वजूद दिल बनकर आंखों में धड़कने लगा। ये वही तस्वीर थी जिसने अब तक इसकी पूरी ज़िंदगी का अहाता कर रखा था। संड्रेला, मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ किसी और। इसका रवा रवा रक्स करने लगा। इसकी तलाश ख़त्म हो गई थी। शायद अल्लाह इसलिए इसे यहाँ लेकर आया था, इससे मिलाना। जो लिखा था नौकरी तो एक बहाना बनी थी। वो बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त करता घर पहुँचा था। आंधी तूफान की तरह वो अपने कमरे में पहुंचकर लैपटॉप खोलकर बैठा। बिलाशुबा ये वही तस्वीर थी जब प्रिंस सिंड्रेला का हाथ हमें से प्रपोज कर रहा था। प्रिंस वही था और सिंड्रेला भी वही थी। वजिया एकदम से इससे झटका लगा। तस्वीर तो अलीज़े के पास थी, तो वजिया क्या अलीज़े वजिया को जानती है, लेकिन वजिया ने अपनी तस्वीर अलीज़े को क्यों दी? दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? क्या बहन का दोस्त का, या फिर ओ मेरे अल्लाह, इसका सर फटने लगा। बाहर कोई दरवाज़ा नॉक करने लगा था। इसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और तस्वीर दोबारा लिफाफे में डाल दी थी। शाबाश बेटा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? आते ही
बंद हो गए। बाहर अम्मी थी, फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी, जी आ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और चेंज करके नीचे आ गया। खूब रौनक लगी थी, आयमा बाजी आई हुई थी और खूब चहक रही थी, पर राबिया और सबूही चिपकी बैठी थी। सेंट्रल टेबल पर धरे गिफ्ट पैक यकीनन वही लाई थी। वो सलाम करके इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और सुनाओ शाविज़, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? वो इसकी तरफ मत बचा हुई, जी अभी तक तो ठीक चल रही है। इसने कहा फिर से इसे तस्वीर के बारे में सोचने लगा। कुछ पता चला तुम्हारी सिंड्रेला का? उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। सबूही और रबिया की खीखी शुरू होगी। वह जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मेरी मानो तो इस किस्से पर मिट्टी डाल दो। आयमा ने संजीदगी से कहा, ये सब बचपने की बातें थी। लड़कियों की कमी भला जाने वो कहाँ होगी, और क्या पता अब तक इसकी शादी भी हो गई हो। तुम भी कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लो, बल्कि घर में 3-3 लड़कियां मौजूद हैं। ताई अम्मा की ख्वाहिश भी है कि किसी एक के बारे में सोच लो। ज़िंदगी ऐसे फजूल कामों के पीछे कमाने के लिए नहीं होती। वो बोलते बोलते रुकी और वो अदम तवज्जोही से सुन रहा। रबिया और सबूही चुपचाप उठकर किचन में चली गई थी, क्योंकि दिल से तो वो भी यही चाहती थी कि शाविज़ इनका इंतखाब कर लें। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने सिलसिला काम जोड़ा, लेकिन बच्चे यही हकीकत है। कब तक है कि एक ख्याल के पीछे भागते रहोगे? सब हंसते हैं, तुम पर मजाक उठाते हैं, तुम्हारा मेरा दिल दुखता है। मेरा इकलौता भाई क्यों एक अनदेखी लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है? अब इनके लहजे में हल्का सा दुख का आंसर भी आ गया था। ऐसी बात नहीं है अम्मा बाजी। इसने पहलू बदला। अम्मा बाजी को बताया या ना बताया वो सोच में पड़ गया। फिर कैसी बात है? अम्मा अब्बा जी ताया अबू सब तुम्हारे लिए किस कदर परेशान रहते हैं, तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है? तुम क्यों नहीं सोचते कि जाने दूसरी तरफ हालात क्या हों? और ये तुम्हारी अजीब सी मोहब्बत, बल्कि दीवानगी, कुछ नहीं रखा इसमें। कोई अता पता नाम निशान तक नहीं है तुम्हारे पास। और फिर तुम तो इसकी शक्ल भी नहीं पहचानते। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो कई बात तुमसे टकराई भी हुई और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। मत ज़ाया करो अपने आप को। इनका लहजा दुखी सा हुआ था। आइमा बाजी वो उठकर बिल्कुल इनके साथ आन बैठा था। मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पता चला है और उम्मीद है बाकी का भी पता चल जाएगा। बस आपसे मुझे फेवर चाहिए, आप मेरा साथ देंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसने इनके हाथ थाम लिए। क्या पता चला है मुझे भी बताओ। वो एकदम से एक्साइटेड हुई थी। अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाए, बस मैं कंफर्म कर लूँ। वो मुस्कुराए। सीधे हमाद भाई अंदर दाखिल हुए तो माहौल और मौजू दोनों चेंज हो गए थे। ये रात इसकी ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। वो जल्द से जल्द लीज़ा से मिलना चाहता था, जानना चाहता था कि यह तस्वीर इसके पास कहाँ से आई, वो कौन थी, इस तस्वीर से इसका क्या ताल्लुक़। सुबह होते ही वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था, बिना कुछ खाए पिए। अलीज़ा ने आज आने में काफ़ी देर कर दी थी। वो मेन गेट से ज़रा दूर खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे ही होता है, जब किसी का इंतज़ार हो तो उसी दिन लेट होता है। वो बाहर ही सब कुछ जान लेना चाहता था। अल्लाह अल्लाह करके इसे अलीज़ा आती दिखाई दी। वो बाइक साइड पर खड़ी करके इसकी तरफ लपका। शुक्र है आप आ गई, इसने बेताबी से कहा। लीज़ा ने पहले हैरानगी और फिर इसे खुफकी से देखा। इनके ऐसे कौन से तल्लुकात थे जो इतनी बेसब्री से बोला था? मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। वो इसकी तासरात देखे बिना बोला। अलीज़ा ने इसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो मेन गेट की तरफ बढ़ गई, गोया वो इसकी बात सुनना नहीं चाह रही थी। इसने अपनी बाइक की तरफ देखा, फिर अंदर जाती अलीज़ा की तरफ। चलो अंदर चलकर ही बात करता हूँ। इसने अपनी बाइक स्टैंड की तरफ ले जाते हुए इरादा किया था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अलीज़ा काउंटर पर मिस मरियम के साथ मसरूफ़ थी। वो इसके साथ आखड़ा हुआ। अलीज़ा ने सर उठाकर इसे देखा। एनी प्रॉब्लम मिस्टर शावेज़? इसने आबरू झुकाए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा टाइम देंगी? इसने बेहद आहिस्तगी से कहा। अलीज़ा ने कुछ देर सोचा, फिर अंदिया दे दिया। ओके, लंच टाइम में बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वो मशकूर हुआ और लंच टाइम में कैंटीन पर मिलते ही इसने फ़ौरन तस्वीर निकाल कर इसके सामने रख दी थी। अलीज़ा ने पहले तस्वीर और फिर शाविज़ को हैरानगी से देखा। तस्वीर आपके पास थी, मैं ढूंढ कर थक गई, शायद कल आपको मिली होगी लिफ्ट में, इसने तस्वीर उठाते हुए कहा। शाविज़ ने देखा इसका लहजा और चेहरा बेतासुर था। जैसे वो तस्वीर इसे ना भी मिलती तो ऐसी कोई फिक्र वाली बात ना होती। ये आपकी है? मेरा मतलब है इसमें जो बच्ची है वो या फिर बच्चा। इसे अपना मुद्दा समझाने में दिक्कत पेश आ रही थी। अरे ये, वो खिलखिला कर हंसी, फिर एकदम सीरियस हो गई। ये तस्वीर मेरी एक दोस्त की है, बचपन की, शायद इसने स्कूल में कोई प्ले किया था। इसे तस्वीर बहुत पसंद थी। असल में हम सारी फ्रेंड्स मिलकर अपने बचपन से लेकर आज तक की तमाम अच्छी तस्वीरों का एक कोलाज बना रही थी और तभी इसने ये तस्वीर मुझे दी थी। लेकिन अफसोस कुछ अर्सा पहले आने वाले ज़िलज़ले में जो तबाही मची, इसका शिकार अलीज़ा की फ़ैमिली भी हो गई। वो पूरे का पूरा ख़ानदान अपने घर के मलबे तले दब गया। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हम दोनों ना सिर्फ हम नाम थे बल्कि हम मिजाज भी थे। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अलीज़ा ने बोलते बोलते जब चुप बैठे शाविज़ को देखा। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और चेहरा आंसू से दर्द था। वह मिले बिना ही अपनी मोहब्बत से महरूम हो गया था। क्या हुआ मिस्टर शाविज़? वो परेशानी से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। इसके पूरे वजूद पर क़यामत गुजर रही थी। एक लम्हा में वो खाली हो गया था। मोहब्बत ने इसे खाली हाथ खाली दिल कर दिया था। इसके मिलने की उम्मीद में चंद घंटों पहले इसके दिल में जो फूल खिलाए थे, मुरझा जाने
में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। इसने अपनी ज़िंदगी की 26 साल इस मोहब्बत की नज़र कर दिए थे, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन वो इसको पालेगा और फिर इन 26 सालों की मोहब्बत का अहवाल इसको सुनाएगा और पूछेगा कि इसकी मोहब्बत की ज़रा सी भी शिद्दत इस तक नहीं पहुंची, और तब शायद वो इकरार कर ले। लेकिन यहाँ तो सब कुछ फना हो गया था। वो रोया, जी भर कर रोया, धाड़े मार मार कर रोया। वो मर गई थी और इसकी मोहब्बत ने इसे खबर तक न दी थी। वो कहाँ फूल चढ़ाता, वो कहाँ जाकर इसका आखिरी दीदार करता जिससे सब्र आ जाता। वो पिछले 5 दिन से कमरे में बंद था। इसके बेड पर वो तस्वीरें बिखरी थी जो इसका सब कुछ थी, जिन तस्वीरों को देख देख कर इसे अपनी ज़िंदगी बिताती थी। काश वो इस नौकरी पर गया ही ना होता, वो अलीज़े से मिला ही ना होता, या फिर इससे वो तस्वीर ना मिली होती, और ना ही वो उम्मीद के दिए जलाता, और ना ही अलीज़े की बताई हकीकत इसकी रूह तक को छेद डालती। सब लोग दरवाज़ा खटखटा कर थक गए थे। इसने सिर्फ इतना कहा, वो मर गई है माँ, मुझे रो लेने दो, और उन्होंने इसकी दीवानगी देखते हुए इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। और कितना वक्त लेंगी मिस जहाँ? आगा हसन ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए निगाहें इसके चेहरे पर जमाई थी। एक तो जब वो इसे मिस जहाँ कहता था, इसका दिल चाहता था इसका सर किसी दीवार में दे मारे, मगर हाय बेबसी, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, इसने धीरे से कहा। आगा हसन का चेहरा बुझ सा गया। चंदा में वो कुछ बोल ही ना सके, बस इसे देखते रहे। मैंने आज तक शादी नहीं की मिस जहाँ। काफ़ी देर बाद वो गोया हुए परीज़ ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली, जैसे पूछ रही हो क्या मैंने कहा था? मुझे अपने लिए एक परफेक्ट लड़की की तलाश थी, दी बेस्ट। जिस रोज़ मैंने आपको पहली दफ़ा देखा, इस वक्त ही मैंने फ़ैसला कर लिया था आपको अपना बनाने का। आपको हैरत होगी मिस परी से, उन्होंने पहली दफ़ा नाम लिया और जाने क्या हुआ था, इसका दिल यूं ही धड़क उठा था, कहीं वो इस मोहब्बत के जाल में आ ही ना जाए। औरत लड़की मेरे लिए कुछ मुश्किल चीज़ नहीं, जिस मुकाम और स्टेटस का मालिक हूँ मैं यूँ चुटकी बजाते हसीन से हसीन लड़की मेरे बेडरूम की जीनत बन जाए। लेकिन पता है क्या मिस परी से, मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारी है। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जी मस्जिद में इमाम थे और उन्होंने सारी उम्र हमें हलाल रिज़्क़ की तलकीन की। हमारे मुंह में भी एक नवाला भी हराम का नहीं गया, और लाख लाख शुक्र है इस परवरदिगार का, मैंने भी अपने जिस्म को किसी हराम काम में नहीं लगाया। मैंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई से खुद को इस हस्ती के लिए बचा कर रखा है जो मेरी शरीक हयात है। पाकबाजी वफादारी की शर्त सिर्फ औरत के लिए ही क्यों, सतर की हिफाजत तो दोनों पर यकसा फ़र्ज़ की गई है। अगर एक औरत अपने आप को अपने मिजाज खुदा के लिए सेंध कर रख सकती है तो मर्द क्यों नहीं। मैंने इरादतन कभी किसी औरत पर बुरी नज़र नहीं डाली, मगर मिस जहाँ मैं आपके मामले में बेबस हो गया था, ना चाहते हुए भी। मैं बारहा आपके पीछे आया, मगर फिर भी आपको खबर नहीं होने दी। आपको रोज़ाना देखने के लिए मैंने वो घर ख़रीदा। सुबह से रात तक मैं इस चट्टान पर बैठा पेंटिंग बनाता रहता, जो आपके घर के बिल्कुल सामने है, और आपके कमरे की आध खुली खिड़की साफ नज़र आती है। ओह अल्लाह, वो बड़बड़ाई, साथ में मैं भी बड़बड़ाई हूँ। अभी भी ये कह रहा है कि मैं बहुत शरीफ हूँ। तहजीब इस शख्स को छू कर नहीं गुजरी, और वो अपनी पाकबाजी के किस्से बयान करके तरा भी रहा था। इस रोज़ जब आप मौसमी इंजॉय करने निकली थी, मैं वहीं मौजूद था आपके पीछे ये ज़रूर कैनवस उठाए, लेकिन आप तो अपने आप में ही इतनी मगन थी कि पता ही ना चला। आपको जब हल्की हल्की बूंदाबारी शुरू हुई तो मैं आपसे आगे निकल गया। बारिश तेज़ होने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी, और ऐसी सूरत में शायद आप मेरे घर में पनाह लेने आ जाती। तो बस्तफार, प्लानिंग्स देखो इस बेरूपिये की। इसने एक बार फिर तिलमिलाकर शख्स को देखा। आगा हसन एक ठंडी हवा भरी, लेकिन मेरी सारी ख्वाहिशों की तरह ये ख्वाहिश भी बारिश में भीग कर तरमर होगी। कैसे कैसे अल्फाज बोलता है ये। खैर, मैं एक बार फिर आपके सामने दस्ते सवाल दराज करता हूँ। आपका एहसान होगा मुझ पर अगर इस नाचीज़ को शरीक हयात होने का शर्फ बख्श दें तो। आप कितने शरीफ हैं ये तो गुज़श्ता 2.5 माह से मैं देख रही हूँ। इसने ज़बान खोली। आगा हसन ने बेयकीन नज़रों से इसे देखा, गोया पूछ रहा हूँ उन्होंने कब दायरा शराफत को तोड़ा। एक बेबस बेसहारा लड़की को बेहोशी की हालत में आपने गवाह किया और अपने घर में कैद करके रखा हुआ है, और इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आपसे शादी कर ले। ना चाहते हुए भी ये सब कुछ मुंह बोलता सबूत है आपकी शराफत का, और जो इससे इनकार करे आप इसको जहन्नुम वासिल कर दें। मेरी तरह न जाने और कितनी लड़कियों को आप के कारिंदे इसी तरह उठा कर लाए होंगे, और आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद फेंकवा दिया होगा यहीं किसी खाई में। आप जैसे लोग ऐसा ही तो करते हैं, अपने गुनाहों का सबूत तक मिटा देते हैं और ढिढोरा पीटते फिरते हैं अपनी पारसाई का। तफ़ ऐसी मर्दानगी और पाकीज़गी शराफत पर। वो खरी खरी सुनाकर ऊपर जाने को पड़ती कि आगा हसन ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। ये इस कदर गैर मुतवक्का था कि वो सन्नाटे में आ रहेगी। इसने पलट कर आगा हसन को देखा। इनकी आंखें लाल अंगारा होगी तो चेहरा शिद्दत ज़बर से सुरख। तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गई हो परीज़ है, जो भी था उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इसने अपना बाजू छुड़वाना चाहा, मगर गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि वह ऐसा ना कर सके। कलाई पर इनकी गिरफ्त मजबूत
होती गई और परीजे को लगा कि ये बातें सुनाकर इसने एक भेड़ियों को खुद पर हमले की दावत दी है। या अल्लाह मुझे बचाना। इसने आंखें नीचे रब को पुकारा, मुझे छोड़ें। इसने जदोजहद की, इसका पूरा वजूद थरथराने लगा था। आगाज़ ने एक झटके से खुद के करीब किया, इतना करीब कि इनकी सांसें इसके चेहरे को छूने लगी। इसने खौफ से आंखें मीच ली और करीब था कि वो चीखने लगती। आगाज़ ने इसे ज़ोरदार धक्का दे दिया। वो लड़कती हुई दूर जा गिरी और सख्ती से इसका सर सीढ़ियों की रेलिंग से जा टकराया। आगाज़ तेज़ी से बाहर निकल गए थे। इसे अपने सर पर चोट का एहसास हुआ। इसने हाथ लगाया तो खून बह रहा था। खून देखते खौफ से इसकी घिघी बंद गई और इससे चंद लम्हे ही लगे थे बेहोश होने में। चलो भाई, किस्सा तो इसने कुछ ज़्यादा ही बोला है। ज़िंदगी के मायने इसके लिए बिल्कुल ही बदल गए थे। वो इसके बाद ऑफिस गया ही नहीं था। वो तो इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने नौकरी की थी। कम से कम ज़िंदगी एक आस से, एक उम्मीद के सहारे गुजर तो रही थी ना। मेरे उन्हीं दुनिया इसका राब्ता ख़त्म था। यहाँ कई बार इसे फ़ोन कर चुका था। अम्मा बाजी कई बार आ चुकी थी। अम्मा अब्बा सब इसे समझा कर थक गए थे, लेकिन इसके हालत में सर में वो फ़र्क ना आया था। वो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता था। कोई इसकी अंदरूनी कैफियत को क्यों समझ ना पा रहा था। सबकी अपनी कहानी, अपनी ज़रूरतें। अगर एक कोई इसके अंदर भी झांकता, कैसे उजड़ कर रह गया था इसका दिल। शावेज दरवाज़ा खोलो। ताया अब्बा ने दरवाज़ा जोर से पीटा। पहले तो वो ढीठ बनकर लेटा रहा। जब दरवाज़ा पीटने में शिद्दत आने लगी तो इसने उठकर लॉक खोल दिया। वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए थे। इनकी आंखें, इनका चेहरा गैज़ो गज़ब का शाकार लग रहा था। क्या समझते हो तुम? हाँ, क्या चीज़ हो तुम? किसी रोमियो मजनू की औलाद हो और जानशीन हो तुम। तुम में ज़रा भी हया नहीं रही। जो इन लड़कियों का घर है, जवान लड़कियों का घर है, तुम इश्क मशूकी का प्रचार करते फिर हो। मर गई वो कौन सा रिश्ता जुड़ गया था तुम्हारा शौक ख़त्म होने में नहीं आ रहा। गज़ब अल्लाह का। 2 माह हो गए, तुमने सारे घर वालों का जीना हराम कर दिया। आधी ज़िंदगी इस नादीदा से इश्क करने में गवा दी और बाकी मायदा इसके मर जाने का शौक मनाने में गवा रहे हो। नाहंचौर, तुम्हें अपने बुरे बाप का भी ख्याल नहीं है। इस दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम अपनी सारी ज़िंदगी इश्क में खपा दो और वह धक्के खाते फिरे। वो बोलते बोलते रुके। शावेज नागवारी से सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। 2 दिन देता हूँ मैं सिर्फ 2 दिन इंसानों वाली जून में वापस आ जाओ और 2 दिन के बाद चाहे मुझे किसी रात चलती भिखारन की मिन्नत क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हारा निकाह इससे पढ़वा दूंगा। फिर करते रहना बैठ कर इश्क। समझ में आई बात? वैसे वार्निंग देते बाहर निकल के शावेज ने दोबारा चटकनी चढ़ा दी, जैसे वो अभी इसे निकाह कराने के लिए ले जाएंगे। और ना, इन्हें तो सरासर अपनी बेटियों की फिक्र है। इसने कट कर सोचा, मेरी दुनिया उल्ट जाने का तो एहसास ही नहीं। मैं भी किसी भिखारन से कर लूँगा शादी, लेकिन इनकी बेटियों से नहीं। इत्थे रख। इसने मसम इरादा कर लिया, ये तो सदा ही मेरे दुश्मन रहे हैं, हमेशा बद्दुआएं ही दी उन्होंने भी। अच्छा लफ्ज़ नहीं निकाला। और संड्रेला, तुमने भी तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हारी तरफ से किसी क्लू का मतलाशी रहा और तुमने सब निशान ही मिटा डाले। अपने तक आने वाला हर रास्ता ख़त्म कर डाला। तुमने अच्छा नहीं किया सिंड्रेला, बिल्कुल भी नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये तो शदाई लग रहा है मुझे। अम्मी ने इसकी आवाज़ सुनी तो और मुस्तरिब हो गई। उन्होंने फ़ौरन नुज़मा के घर की राह पकड़ी। बामिल बाबा के पास जाना ज़रूरी हो गया था। क्या किया जाए इसका? वो क्या करे? इन्हीं की दुआ और तावीज़ से शावेज ज़िंदगी की तरफ लौट सकता था। उज़मा का तो यही कहना था और कोई राह न पाकर मिलाकर इन्हीं से राह पर चलना पड़ा था। देख लो, माँ बाप गलत भी कर जाते हैं अपनी औलाद करके। इसकी आँख खुली तो इसने खुद की एक अजनबी जगह पर पाया। इसका दिल घबरा उठा। फिर कोई नया इम्तिहान। वो जल्दी से उठ बैठी। कमरे में एनर्जी सेवर की मध्यम सी रोशनी थी। वो कितनी देर समझ ही ना पाई वो थी कहाँ। इसने धीरे से अपने ऊपर से लहाफ उठाया और चारपाई से नज़र नीचे उतर आई। इसकी चप्पलें पास ही रखी थी। इसने पाँव में अड़ेसी और आदखुले दरवाजे के पास आकर रही। शायद किचन था। दूसरी जानिब एक और दरवाजे की तरफ पुश्त किए रोटी बेल रही थी और दूसरी सिंक पर बर्तन धो रही थी। इससे कदरे इत्मीनान हुआ कि घर में कोई औरत तो मौजूद थी। इसने दरवाज़ा खोला तो दोनों औरतों ने बेसाख्ता मुड़कर इसकी तरफ देखा। रोटी बेलती और बेलन परे फेंक कर भाग कर इसकी तरफ आई और वो एकदम देख नहीं सकी थी। लेकिन जब इस औरत ने परी से मेरी वजीहा कहकर इसे पुकारा तो वो चौंक उठी। इस आवाज़ से तो इसका कई सालों का रिश्ता था। कानों में अजान के बाद जिस आवाज़ ने सबसे पहले चाशनी घोली थी वो इसकी माँ की आवाज़ थी। माँ, अम्मी। वो तड़प कर आगे बढ़ी और अगले ही पल इन मेहरबान बाहों में सिसक कर रो रही थी। दूसरी लड़की अलीज़े भी इसकी बहन इसको संभाल रही थी, इसे पानी पिला रही थी और परीज़े पर तो शादी मर्ग वाली कैफियत आ रही थी। इसकी माँ और बहन जिंदा थी और वो इतना अरसे लाइमी में जीती रही और फिर जैसे एकदम से याद आ गया वो तो आगा हसन के महल में थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये अम्मी और अलीज़ा, ऐना और शान। बाबा जान, इसने अम्मी का हाथ पकड़ा। सवाल भी अभी इसकी ज़बान की नोक पर था कि अम्मी ने जान लिया। जब ज़लज़ले से घर मुनहद्दम
हुए तो घर में सिर्फ तुम्हारे अब्बा हैं और शांत थे। मैं अलीज़ा को लेकर मार्केट जा रही थी जब एकदम से ज़मीन हिलने लगी। मैंने अलीज़ा का हाथ पकड़ा और दाएं तरफ से बने घर के लॉन में जा बैठी। सब कुछ होते मैंने अपनी आंखों से देखा। तबाही, शोर और चीखों पुकार। वो घर भी एक तरफ से मुनहदम हो गया। जब सुकून हुआ मैं और अलीज़ा वहाँ पहुँचे तो अम्मी की आवाज़ भर आ गई। कुछ भी नहीं था वहाँ। तुम्हारे अब्बा, अलीना, शान सभी में। मैं तो समझी शायद तुम भी वापस आ गई होगी और इसी मलबे तले दब गई। अमदादी टीमें आई, कुछ ज़ख्मी निकाले भी, लेकिन 2 माह हमने एक अमदादी कैंप में गुजारे। अमदाद का ऐलान हुआ लेकिन वो सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा। फिर एक दिन एक चौधरी साहब हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए। उन्होंने तुम्हारे अब्बा का नाम लिया और ये कहा कि वो इनके बहुत पुराने मिलने वाले हैं और ये कि तुम्हारे अब्बा के इन पर बहुत एहसानात हैं और इसी का बदला चुकाने के लिए वो हमें इस घर में ले आए। बहुत अच्छे आदमी और बहुत ख्याल रखा है हमारा। अलीज़े को उन्होंने जॉब भी दिला दी है और आज जब वो तुम्हें यहाँ लेकर आए तो मेरा तो रोआ रोआ इनके लिए दुआ गो है। मजिया मेरी बेटी को मुझसे मिला दिया। वो इसका मुंह चूमने लगी जबकि आंखों से बहते आंसू इसका भी चेहरा गीला करने लगे। इसने एक हाथ सर पर बंदी बैंडेज पर रखा और चौधरी साहब और आगा हसन के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। अलीज़ा इसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई तो अम्मी रोटी डालने उठ गई। आज उन्होंने इसकी पसंद की सारी डिशेस तैयार की थी और अरसा बाद माँ और बहन से मिलने की खुशी में इसने पेट भर कर खाना खाया और रात नींद भी यूँ टूट कर आई थी कि इसकी आँख सुबह 11 बजे खुली। इसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बिलाखिर आगा हसन तंग आकर इसे छोड़ ही गया था। लेकिन क्यों? और ये चौधरी साहब कौन है? दोस्त हैं बाबा के जो इस तरह साथ निभा रहे हैं। वो खुले बालों में ब्रश करती खिड़की में आकर हुई जहन मुसलसल सोचो कि माज का अमा जगह बना हुआ था। वो इधर उधर नज़र घुमा रही थी तभी इसकी नज़र सामने लगे टावर पर पड़ी। यह मशहूर टावर था, अरफा करीम टावर। और इसके जहन में धमाका सा हुआ। क्या वो लाहौर में थी इतनी जल्दी? और इसे कैसे यहाँ पहुँचाया गया था? इसी वक्त सरवत अंदर दाखिल हुई। उठ गया मेरा बच्चा? इनके लहजे में हलावत ही। अम्मी क्या हम लाहौर में हैं? इसने बेध्यानी से पूछा। हाँ, और अपने पुराने वाले घर में। वो खुशी से चहकी। चौधरी साहब ने ही ये घर खरीदा था, अब उन्होंने वापस कर दिया। मेरा तो रुआ रुआ इनका एहसानमंद है। कैसे इनका कर्ज उतार पाऊँगी मैं? और तभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। तुम्हारे दादा अब्बा को बहुत पसंद था ये नाम, लेकिन तुम्हारे अब्बा को हमेशा परीज़ अच्छा लगा। तभी तो दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हुए उन्होंने तुम्हारा नाम तब्दील कर दिया था। वो बिस्तर की चादर की शक्लें दूर करते हुए वो इसे बता रही थी। अम्मी मुझे यहाँ कौन छोड़ कर गया? इसकी नज़रें किसी नादीदा नुक्ते पर मरकूज थी। ऐसे लग रहा था कि चौधरी साहब और आगा हसन एक ही शख्स हैं। बताया था चौधरी साहब। अब वो दूसरी तरफ खुलने वाली खिड़की के पर्दे हटा रही थी। धूप छन कर अंदर आने लगी थी। मैं इन्हें मिली कहाँ से? तुम थी कहाँ? उन्होंने उल्टा सवाल था कि वो एकदम चुप कर गई। क्या बता दे कि एक शख्स ने इसे यरगमाल बना रखा था? नहीं, इसके किरदार पर 100 सवाल उठेंगे। इसने खुद को कुछ भी कहने से रोका। कौन इसकी पारसाई पर यकीन करेगा? और आगा हसन की शोहरत यकीनन इतनी अच्छी नहीं थी। एक तवील अरसा हो जिसके साथ अकेली इसके घर में रह कर आई थी। क्या इसने इसे कुछ नहीं कहा होगा? नहीं, वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो कह देगी कि ये अरसा वो अमदादी कैंप में रही थी और इसने ऐसा ही कहा और अम्मी ने यकीन भी कर लिया। माओं की वो सारी किस्में जाने से एक मौके पर ही क्यों काम आती है। कभी दूध न बख्शने का अज़म, बहनों की लाज, बाप की मोहब्बतों का भरम, अजीज़ रिश्तेदारों की हकीकत पसंदी के मशवरे ने सब कुछ इस कदर ज़्यादा हो गया था कि शाविज़ के लिए कोई राह फरार ना बची थी। इसे तायाबू की सबूही से शादी के लिए हमें भरना ही पड़ी थी। इसने सबूही को तमाम मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया था। मैं तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं दे सकूँगा, इसने कहा था। और सबूही जो कि इसे पाल लेने के नशे से सरशार थी, लापरवाही से सरे हिला दिया। जानती हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं बन पाएगी। चलेगा? इसने इत्मीनान से ओके, ये वर्ड मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। खुर्ची, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं बेवकूफ़, वो झुंझलाया। मैं फ्यूचर की टेंशन नहीं लेती मिस्टर शाविज़। वो मुस्कुराई। कल क्या होगा देखा जाएगा। मेरे लिए तो आज है मैं, और मैंने हमेशा आज की फ़िक्र की है। तुम किससे मोहब्बत करते थे? तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं, या तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती? इसका तयन आने वाला वक्त करेगा। और वैसे भी मैंने कभी बहुत ज़्यादा की तमन्ना नहीं की। जितना मिल जाए इस पर शाकर हो जाती हूँ। और फ़िलहाल मैं इस बात पर शुक्र हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ रहा है। बाकी सब कुछ हम बाद में तय कर लेंगे। अभी आप जाएँ, मुझे शाम के लिए ड्रेस तैयार करना है। शाम को हमारी मंगनी के साथ साथ शादी की डेट भी होना है। इसने इसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर किया और शाविज़ को जिस बला का गुस्सा आया और जी में आया था कि फ़ौरन से बिस्तर यह घर छोड़कर भाग जा। लेकिन अम्मा के दूध का कर्ज, बहन की लाज और अब्बा की मोहब्बत का भरम, ये सब कुछ जंजीर बनकर इसको जकड़ गए थे। और यही वजह थी जब अगले हफ्ते जुमा के रोज़ शाम 7 बजे इसका निकाह रखा गया तो इसने कुछ भी कहे बिना ये फ़ैसला तस्लीम कर लिया और जुमा का दिन तो जैसे पर लगा के उड़ चला आया था।
सुबूही जिस तमतरार से दुल्हन बनकर इसके कमरे और ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, इसे लग रहा था वो अपने दावों पर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा, और इस खदशे के पेश नज़र इसने सारी रात सोफे पर सिगरेट पीते गुजार दी थी। और कम सुबूही भी नहीं थी, इसने कपड़े बदल कर एक निगाह मसरूफ़ शावेज़ पर डाली और फिर लंबी तान कर सो गई। और शावेज़ को इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, जाने क्यों, शायद इसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची थी। इसने तो सोचा था कि वो अपनी मोहब्बत की दीवानगी की तमाम दास्तान इसे सुनाएगा और इससे माजरत करेगा, लेकिन इससे पहले ही वो लड़की से झंडी दिखा गई थी। चलो अच्छा हुआ, इसे सब कुछ दोहराना नहीं पड़ा। इसने खुद को तफल तसल्ली दी और आखिरी सिगरेट एश ट्रे में मसल कर उठ खड़ा हुआ। कुछ भी हो, नींद तो सूली पर भी आ ही जाती है। सो नींद का गलबा बुरी तरह हुआ और अगले चंद सेकंड में वो भी घोड़े गधे सब बेच कर महवे ख्वाब हो गया था। कुछ स्पेशल किस्म के बंदे होते हैं और इनको ट्रीट भी स्पेशल तरह से किया जाता है, और सुबह ही जान गई थी शावेज़ का स्पेशल ट्रीटमेंट क्या था। इसने ज़रा सा कंबल सरका कर बेकार सोए शावेज़ पर बेखबर सोई शावेज़ पर डाली थी और उठ खड़ी हुई। मज़ा आएगा इस शख्स के साथ की ज़िंदगी गुजारने में। इसने अपने बालों को कैचर में कसते हुए सोचा। पहले तो मैं डर ही गई कि तस्वीर कहाँ गुम गई। फिर मैंने सारी लिफ्ट छान मारी, लेकिन तस्वीर तो यूँ गायब हुई जैसे गधे के सर से सिंग। फिर अगले दिन जब मिस्टर शावेज़ ने तस्वीर मेरे सामने रखी तो मैं हैरान ही रहा कि इस आदमी को भला इस तस्वीर से क्या दिलचस्पी थी। लेकिन इनका कहा गया सवाल इससे भी हैरान कुन था। परी, वो सिंड्रेला को ढूंढ रहा था, यानी तुम्हें। इसकी आंखों में इस वक्त जो बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती थी। लेकिन जब मैंने कहा कि ये तस्वीर मेरी किसी दोस्त की है और वो ज़लज़ले की ज़द में आ गई, तो यकीन मानो इसकी आंखें सब कुछ बुझ गया था। कई साने तो वो बोल ही नहीं पाया। शायद वो तस्वीर वाला प्रिंस था और तुम्हें ढूंढ रहा था अब तक। परी से कभी तुमने भी सोचा ऐसा इस तस्वीर के बारे में? अली से पूछ। शायद तब जब सपने नए नए आंखों में बसेरा करते हैं, ख्वाहिशों की टहनियों पर नई नई कौंपलें फूटती हैं, मैंने भी सोचा था इस बारे में कैसा होगा ये लड़का, और आज रियल लाइफ में इस ड्रामे की क्या हैसियत होगी। लेकिन बस फिर ये भी सोचना छोड़ दिया कि जाने वो कहाँ है, कहाँ मैं, कहाँ ज़िंदगी आगे क्या कहाँ लेकर आएगी, ये तो कोई नहीं जानता। बस ये सब इस तस्वीर में ही अच्छा लग रहा था कि ज़िंदगी में क्या होता है, ये सब इसने सर झटका। लेकिन परी, मुझे ऐसा लगा वो लड़का इस तस्वीर को लेकर बहुत सीरियस था। शायद बचपन से लेकर अब तक वो तुमसे सिंड्रेला से मोहब्बत करता आ रहा है और ढूंढ भी रहा है। दलीज़ इस बात को सीरियसली सोच रही थी। पता नहीं क्यों इसे एहसास हो रहा था कि इसने झूठ बोल कर अच्छा नहीं किया। इसकी एक वजह शायद यही थी कि इसने दोबारा इसे ऑफिस में नहीं देखा था और वो अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, ये जो चौधरी अंकल हैं इधर आते जाते हैं, मेरा मतलब है इतनी नवाजिशात के पीछे इनका क्या मतलब? इसने बात बदली। अलीज़ा ने एक नज़र पर डाली और खूफकी से बोली, तुम हर वक्त शक में ही को मुब्तला रहती हो। वह इतने अच्छे हैं, सर छुपाने को आसरा दिया, मुझे अपने ऑफिस में रखा, और तो और ये घर भी उन्होंने हमें वापस लौटा दिया। और कोई करता है कितना कर सकता है किसी के लिए? रही बात इनके आने जाने की, तो टोटल दो दफ़ा यहाँ आए हैं। वो एक बार जब वो हमें ये घर सौंपने आए थे, और दूसरी बार याद नहीं, लेकिन दो बार से ज़्यादा वो भी यहाँ नहीं आए। तुमने नहीं बताया तुम इतने माह कहाँ रही? इसने भी बात का रुख बदला था। मैंने बताया तो है, कैंप में थी। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? इसने नज़र चुराते हुए कहा। नहीं, इसने तरन्नत से जवाब दिया। वो चौंकी। क्या अलीज़ा जानती थी वो कहाँ रही इतने दिन? अरे वजीहा, अलीज़ा चाय रखो, चौधरी साहब आए हैं। सरबत घबराई सी अंदर दाखिल हुई। अलीज़ा ने बेसाख्ता परीज़े को देखा और परीज़ा ने अलीज़े को, लेकिन दोनों को देखने में फ़र्क था। एक जानना चाहती थी, दूसरी छुपाना। अलीज़ा जल्दी से उठ खड़ी हुई। परी, तुम रेस्ट करो, मैं चाय तैयार करके दे आऊँ, फिर बातें करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरों का कोलाज सिखाती हूँ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने बनाया था, ठीक? वो बाहर निकलने को थी कि परी ने सजा लिया। रुको तो, मैं भी मिलूंगी चौधरी अंकल से। आखिर को इतने मेहरबान शख्स से मेरी भी शनासाई होनी चाहिए। नहीं, तुम रहने दो। वो इसे हर मुमकिन रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परीज़ा इसे पूरे धकेलती बाहर निकल गई। वो अपने अंदर का वहम ख़त्म करना चाहती थी और ड्राइंग रूम के आध खुले दरवाजे के बाहर रुक कर इसने एक लम्हे को बाहर इससे सोचा और अंदर जाए कि नहीं। अगर इसका वहम सच निकल आया, अगर वहम ही निकल आया, तो इस तो के आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। आप शायद मुझसे मिलने आई हैं। आवाज़ इतनी करीब से आई थी कि वो बुरी तरह चौंकी और इसके बेहद करीब खड़ा आगा हसन। इसका दिल यूं ही गवाहियाँ नहीं देता फिर रहा था। ये नवाजिशात किसी चौधरी के मरहूने मिन्नत नहीं थी। वो कौन करता है आजकल एक मरे शख्स के ख़ानदान के लिए? लोग तो जिंदों की जायदाद खाकर इन्हें धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। सही कहा। और ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा था। शुरू दिन से झूठ बोला कि इसका सारा ख़ानदान मर गया है, और इन सब से झूठ बोला कि वो अब्बा के दोस्त हैं। अम्मी को क्या हो गया था? वो अजनबी पर इस कदर क्यों भरोसा करने लगी कि अपनी जवान बेटी इनके सुपुर्द करती और इसकी नवाजिशात पर खुश होती रही? दफ़ातन कोई इसके बेहद करीब से बोला, शायद आप किसी और से मिलने की मुश्ताक थी। चले, मैं हूँ मुश्ताक, जफ़ा मुझ पे जफ़ा और सही।
तुम हो बेदाद से खुश इससे सवार से। वो गुनगुनाया और परीज़े को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या करे। वो तो समझ रही थी शख्स ने इसे घर पहुंचाकर इसका पीछा छोड़ दिया होगा, वो मायूस हो गया होगा। इस यहाँ तो बसात ही बिछी थी और वैसे वो सारे मोहरे अपनी मर्ज़ी से चल रहा था। बोलते कदमों अंदर भागी। क्यों ये शख्स इसकी राह में बार बार आकर खड़ा हो रहा था? वो क्यों खेल रही थी इसके साथ? जब वो कुछ ना कर सकी तो फूल फूल कर रोने लगी। और मज़े की बात यह हुई कि इसको कोई चुप कराने आया और ना ही रोने की वजह पूछी। वो खुद ही रोध होकर चुप होगी। काफ़ी देर बाद अलीज़े इसके लिए कॉफ़ी का मग ले आई। हकीकतन इसे कॉफ़ी की तलब शिद्दत से महसूस हो रही थी। शुक्रिया अलीज़े। इसने मशकूर निगाहों से बहन को देखा। इट्स ओके। इसने सर हिलाया फिर इसके सामने आ बैठी। चंद सानी इसका रोया चेहरा देखती रही, फिर बोली, आगा हसन तुमसे मोहब्बत करते हैं। अलीज़े की बात इतनी गाया मुतवक्का थी कि वो फटी फटी आंखों से इसे देखती रह गई। मैं जानती हूँ सब। इसकी खामोशी पर अलीज़े ने सिलसिला कलाम जारी रखा। जब उन्होंने तुम्हें पहली दफ़ा प्रपोज़ किया, तुम्हारी खातर हमारे घर के करीब घर खरीदा, रोज़ महज तुम्हें देखने के लिए वो घंटों इस चट्टान पर बैठना, तुम्हें छोटी छोटी चिट्ठियाँ भेजना, तुम्हारे पीछे फिरना, पल पल की खबर रखना, है तो छोटी हरकतें और जवान की उम्र है, जो इनकी उम्र है इसके हिसाब से वाहियात भी। लेकिन एक बात सोचो परीज़े, दिल पर किसी का जोर चला है? हाँ, वो पूछ रही थी और परीज़े तो शौक रह गई थी। ये सारी बातें इसको किसने बताई थी? तुम्हें किसने बताया? वो काफ़ी देर बाद बोल पाई। आगा हसन ने खुद। जब हम हादसे के बाद घर पहुंचे थे ना परीज़े, तो अब्बा और शान इस हादसे की नज़र हो चुके थे और हमने समझा था शायद तुम भी लौट आई होगी और तुम भी इस मलबे तले दबकर ख़त्म हो चुकी होगी। आगा हसन यानी चौधरी साहब हमें भी मिले थे और शहर से तुम्हारी खातर आए थे, तुम्हारी फ़िक्र में। फिर वो हमें अपने घर ले गए, वहीं घर जहाँ तुम इतने दिन रही। उन्होंने हमसे यही कहा था कि वो अब्बा जी के पुराने जानने वाले हैं, इसलिए अम्मी इनके हमरा आ गई। इसके अलावा हमारे पास कोई चाला नहीं था। एक हफ्ता हम वहाँ रहे, फिर उन्होंने हमें लाहौर भिजवा दिया। इनके कोई अजीज़ थे यहाँ मुझे अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत भी दी और पिछले हफ्ते ये घर भी हमें वापस दिला दिया। इनके बढ़ते हुए एहसानात के बदले में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। वो अम्मी की इज़्ज़त करते हैं तो मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा। कुछ देर कबल ही उन्होंने तुम्हारे साथ अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार मेरे सामने किया और ये कि तुम्हारी वजह से ही उन्होंने हमें ये सब दे रखा है। अब क्या अलीज़ा ने नज़रें चुराई थी। तुम लोगों को मालूम था कि इस शख्स ने मुझे कैद कर रखा है और इसके बावजूद तुम लोगों ने एक दफ़ा भी मेरे लिए कोई कोशिश नहीं की। फरीज़े का तो गम गुस्से से दिमाग ही उलट गया। तुम लोगों ने अपनी आसाइशों के लिए मुझे बेच दिया, मेरी कीमत वसूल करती। ये भी ना सोचा कि मैं इसकी कैद में कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। इससे तो अच्छा था मैं यहाँ आती ही ना। वो फूट फूट कर रोने लगी। एक मिनट परीज़े, बात ऐसे नहीं है। वो इसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसने इसको परे धकेल दिया। इसे इस वक्त शदीद घुटन महसूस हो रही थी। इसके अपनों ने इसके साथ क्या सलूक किया, महज खुद को पूरा आसाइश रखने के लिए उन्होंने आगा हसन से एक बार भी बात नहीं की। घर तहफ़्फ़ुज़ और इनकी बेटी परीज़े, इसे सबसे नफरत महसूस होने लगी। अलीज़े बाहर चली गई और इसने खुद को कमरे में कैद कर लिया। बाज़ हकीकतें बहुत तलख होती हैं। सबूही ने बजता अलार्म बंद किया और खिड़की के पर्दे हटाने लगी। नरम धूप की किरणें शीशों से छन कर अंदर आने लगी। शाहबाज ने चेहरे पर से कंबल हटाया और घूर कर इसे देखा। जवाब में वो मुस्कुरा दी। तुम क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देती? वो झुंझलाया। सोने का टाइम हद सुबह 8 बजे है मिस्टर शाहबाज, और अब 11 बज रहे हैं। उठ जाए, नाश्ता करें और फिर रोज़गार की तलाश भी। फारिग बैठ कर घर नहीं चलते। इसने कंबल खींचा। शाहबाज बिगड़ गया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मैं क्या तुम्हारी मर्ज़ी का पाबंद हूँ? हो गया हूँ। तुम कहोगी स्टैंड अप, तुम कहोगी सिट डाउन और मैं करने लगूँगा। निकलो मेरे कमरे से और मत दखल अंदाजी दिया करो मेरे मामलात में। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी तुम? इसने तकिया उठाकर हवा में उछाला और पाँव पटकता बाथरूम में ही बंद हो गया। सबूही ने एक ठंडी सांस भरी और बिस्तर दुरुस्त करने लगी। मर्द कितना खुदगर्ज और बेहिस होता है, सिर्फ अपनी मोहब्बत अपनी गर्ज के बारे में सोचता है। ज़रा मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हुई और एहतजाज पर उतर आए। और एक ये औरत कॉम्प्रोमाइज़िंग के सारे असूल शुरू दिन से रटवा दिए जाते हैं। सही बात है। अगर इससे तुमसे मोहब्बत नहीं तो घबराना मत। तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत इसका दिल जीत लेगी और वह तुमसे ऐसी मोहब्बत करने लगेगा जैसे तुम करती हो, या फिर तुम जैसी मोहब्बत वो इस लड़की से करता है। अम्मा ने कैसे इसे दिलासा दिया था वो, और इसने पूछा था, और अगर सारी उम्र इसे मेरी मोहब्बत की ज़रूरत ही महसूस ना हुई तो ऐसा कभी होता तो नहीं। अम्मा ने कहा, बिलाखिर मर्द को कुछ कदर हो ही जाती है। औरत की वफाशारी की कुछ वक्त लगता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अम्मा का अपना तजुर्बा था ठीक, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मुतमईन ना थी। अब्बा के फ़ैसले पर सर झुकाते उसने सारे नफ़ा नुकसान सोच लिए थे और फिर इसके सामने बीबी
अक्का भी थी, जो बरसों से इनके यहाँ काम करती चली आ रही थी। सारी उम्र उन्होंने शोहर का सुख ना देखा था। इनकी मोहब्बत और वफाशारी का सिला सोकन की सूरत में इन्हें मिला था। क्या उन्होंने मोहब्बत नहीं की होगी? क्या खिदमत नहीं की होगी? ये दो चीज़ें तो मुशरकी औरत को में दी जाती हैं, और निकाह के दिन बोलों के साथ सब्र का पैमाना भी थमा दिया जाता है कि ये लो बीबी, ज़िंदगी का पैमाना चाहे भर जाए, सब्र का पैमाना लबरेज मत करना, वरना ये जो शोहर है घर से निकाल बाहर करेगा। और इस घर में पड़ी रहने के लिए औरत सारी उम्र हर ज़्यादती, हर दुख बर्दाश्त करती है, बेइज्जती सहती है, ताने तुशने सहती है, फिर भी उफ़ करने की भी इजाज़त नहीं होती। कितनी बार टूटती थी वो शाहवेज़ के रवैये से, जितनी हकारत, जितनी नफ़रत इसके लहजे में होती थी। कई बार इसका दिल चाहता था वह इस पर और इस कमरे पर लानत भेजे, लेकिन इसे अब्बा का खौफ था, तो अम्मा की भी नज़रों का पास, वरना एक ऐसा शख्स जिसकी सुबह और शाम किसी दूसरी औरत के तसव्वुर के साथ गुजरे, वो इसको सोचे, इसको प्यार करे और किसी सूरत अपनी इस दुनिया से बाहर आने को तैयार ना हो, तो ऐसे शख्स के साथ रहना गारों पर रहने का मुतरादिफ है। और इन गारों से बनने वाले आपले दिन रात किस कदर तकलीफ़ देते थे इसे, वो किसी को बता नहीं सकती थी। हाँ, सब्र की आस लगा कर वो कमरे से हंसती मुस्कुराती ही निकलती थी। शावेज़ शावर ले आ रहा था। इसने कमरे का फैलावा समेट कर इसके कपड़े निकाल कर रख दिए थे और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। इसकी तमाम तर नफ़रतों के बावजूद वो इसके सारे काम अपने हाथों से ही करती थी। वही खिदमत वाला फ़लसफ़ा। कभी कभी तो इसे लगता था कि इसका फ्यूचर भी बीबी अक्का से कुछ कम नहीं, कुछ मुख्तलिफ होने वाला। अगर शाहवेज़ की सिंड्रेला मर गई है तो कोई दूसरी आ जाएगी और वो भी सारी उम्र चुपचाप इसी घर की किसी कोने में गुजार देगी। जब तक शाहवेज़ तैयार होकर बाहर निकला, वो नाश्ता टेबल पर लगा कर चची को चाय देने इनके कमरे में चली गई थी। ये तो बड़ी तेज़ है, इतनी जल्दी नाश्ता बना लिया। चची के जोड़ों का दर्द आजकल अरूज पर था। इमा बाजी की डिलीवरी भी नज़दीक ही थी, सो कुछ इसकी तैयारियों में लगी रहती थी। बिछौनियाँ, उनके बुने नन्हे मुन्ने स्वेटर, छोटे छोटे कपड़े, खिलौने, उन्होंने कई चीज़ों का इनबार लगा दिया था। और दिन में एक बार तो ज़रूर निकाल कर देखती। ख़ानदान का पहला बच्चा था, सभी बहुत पुरजोश थे। कितना कुछ तो सबूही की अम्मी ने बना के दे दिया था। इसने सलाम किया और चाय साइड पर टेबल पर रख दी। उठ गया शाहवेज़? उन्होंने एक नज़र इस पर डाली। जी नहा रहे हैं, मैं नाश्ता रखा ही हूँ, आपको कोई काम तो नहीं? इसने पर्दे पर हटाते हुए पूछा। बड़े दिनों बाद सूरज ने शक्ल दिखाई थी। वो सोच रही थी शाहवेज़ के जाने के बाद भाई लॉन में बैठ कर किन्नू खाएगी। किन्नू मतलब माल्टे? नहीं, बस शाहवेज़ चला जाए तो ज़रा मेरे सर में तेल डाल देना। सोच रही हूँ आज नहा लूँ, धूप तो निकल ही आई है। उन्होंने एक नज़र खिड़की के पार डालकर कहा तो सुबह इस बात में सर हिलाती बाहर आ गई। शाहवेज़ जा चुका था और नाश्ता टेबल पर जूं का तूं धरा था। इसने कुर्सी की सीटी और आराम से बैठ कर नाश्ता करने लगी, जैसे वाकई में से यकीन था कि एक ना एक दिन हालात इसके हक़ में हो ही जाएंगे और शाहवेज़ इसे अपनी सिंड्रेला मान ही लेगा। नाश्ते के बाद इसने किचन समेटा और चाची जान को लेकर लॉन में आ गई। मालिश भी कर देती हूँ, बाद में किन्नू और मूंगफलियाँ खाएंगे। इसने ऊपर से रबिया और अम्मा को भी आवाज़ दे डाली और फिर शाम तक का सारा वक्त बहुत अच्छा गुजर गया था। कम से कम इन 4-5 घंटों में इसने शाहवेज़ और इसके रवैये के बारे में नहीं सोचा था। तुम क्या करोगी इसका नंबर लेकर? फरीसे की 5वीं दफ़ा कहने पर अलीज़ा ने झुंझला कर पूछा। कुछ नहीं, बस देखूंगी कितना दमखम है इसकी मोहब्बत में। फरीसे का रवैया आजकल बड़ा अजीब सा हो रहा था। इसे अपनी माँ और बहन की खुदगर्जी हज़म नहीं हो रही थी। आगा हसन तो गैर था, इससे क्या शिकवा, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो फरीसे को अपने घर में लेकर क्यों बैठा है और फिर कैसे छोड़ गया, कैसे बेइज्जत थे ये लोग। इसका जी चाहता था इस घर से कहीं दूर चली जाए, वो किसी और से मोहब्बत करे और आगा हसन के सामने इससे शादी करके कहीं और चली जाए। कम से कम इस शख्स को अपनी चाहलाना हरकत पर पेशमानी तो हो, और शायद इसलिए वो अलीज़े के पीछे पड़ी थी कि वह इसे शाहवेज़ का नंबर दे। तुम एक गलत काम को गलत साबित करने के लिए एक और गलत काम करने का सोच रही हो परी। अलीज़ा ने समझाना ज़रूरी समझा। मैं आगा हसन से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ और बस मैं इसको बताना चाहती हूँ कि कोई और भी है जो मुझे बचपन से चाह रहा है, और आज तक इसने ये बात मंजर आम पर आने नहीं दी। कभी गलियों और सड़कों पर खड़े होकर मेरा रास्ता नहीं रोका और ना ही अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझे उठाकर घर ले गया। ये दौलत और अख्तियार के नशे में चूर जो आगा हसन है ना, मुझे इससे शदीद नफरत और चिढ़ है। अलीज़ा ने देखा इसके चेहरे पर तनाव बढ़ गया था। एक बात कहूँ परी, आगा हसन जैसी मोहब्बत तुमसे कोई नहीं करेगा। वो गलियों सड़कों पर तुम्हारे लिए खड़ा हुआ, मगर तुम्हारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। तुम्हें महसूस नहीं होने दिया कि वो तुम्हारे लिए खड़ा है, और ये जो तुम समझ रही हो कि वो तुम्हें उठा कर घर ले गया और इसके पीछे कोई और बात है। वो जहाँ से तुम्हें निकाल कर लाया, अगर तुम नहीं बता दो तो खैर छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब बताने की। तुम नंबर मांग रही हो तो मैं तुम्हें इसके घर का एड्रेस भी देने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि रास्ते बंद मत करती जाना। क्या खबर तुम्हें लौटना पड़े तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। और वेट अ सेकेंड।
तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारी बेहद फ़िक्र है। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे की दुआ करती हूँ। बाकी कभी फुर्सत मिली और तुम्हारा दिल चाहे तो फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगी कि मैं और अम्मा आगा हसन के इतने तरफदार क्यों है और क्यों हमने इससे बाज़ नहीं की। अलीज़ा ने शाकी लहजे में कहते हुए अपनी इस बदगुमान बहन को देखा, जिसके चेहरे के तनाव में कमी नहीं आई थी। अगले दिन इसने ऑफिस रिकॉर्ड में से शावेज़ का नंबर और एड्रेस निकाला। इसका अरसा मुलाजमत गो के थोड़ा था, लेकिन मालकान का रिश्तेदार होने की सूरत में इससे इसके बारे में काफ़ी मालूमात भी मिल गई थी। लेकिन फ़िलहाल वो फरीज़े को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वे यकीन ही ना करती। इसने फ़िलहाल इसके हाल पर छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया था। फरीज़ा ने अलीज़ा के सेंड किए नंबर को देखा और फिर अपने दिल और दिमाग दोनों को टटोला। कैसे ये सब करना चाहिए था? शावेज़ से रब्ता करना इसके लिए किसी मुसीबत का पेश खेमा तो नहीं बन जाता, लेकिन वो आगा हसन की मोहब्बत में भी किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं थी। एक बार रब्ता करने में क्या हर्ज है? पता तो चले बचपन की मोहब्बत इस पर किस हद तक हावी है, और वो कौन सा इससे बार बार रब्ता करेगी। बस एक बार, पहली बार और आखिरी दफ़ा इसने मोबाइल में नंबर सेव करने के बाद डायल कर लिया, लेकिन काफ़ी देर तक जाती रही मगर इधर से रिसीव ना हुआ। इसने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली। शाम के 4:30 बज रहे थे। इस वक्त या तो वो ऑफिस में हो सकता था या फिर किसी दोस्त के साथ घर पर भी हो सकता था, और क्या पता वो अजनबी नंबर्स उठाता ही ना हो। इसने वक्फे से 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन जवाब नरारत। इसने टेक्स्ट करने का सोचा, लेकिन वो लिखेगी क्या? वो और क्या शावेज़ यकीन कर लेगा? जबकि अलीज़ा इसे कुछ और ही बता चुकी थी। फिर काफ़ी रात गई इसने इसे टेक्स्ट किया था, हेलो आई एम विद जी हासन रेला। और नींद आने से कबल इसने कई बार अपना मोबाइल चेक किया था, लेकिन कोई जवाब न पाकर वो मायूस की नींद की वादियों में उतर गई थी। मैं सोच रहा हूँ कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। शावेज़ ने बेड पर आए लेटे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी सबूही को देखकर होले से कहा। वो इस वक्त किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयारी कर रही थी। ब्लैक और रेड साड़ी में इसकी गोरी रंगत दमक रही थी। अपने भरे भरे होंठों पर सुरख लिपस्टिक लगाकर गोवा इसने अंगारे दहकाए थे। शरबती आंखों पर साया फकन करनी पलकें और दराज घेसों जो इसके एक कमर को छू रहे थे। शावेज़ का दिल डावाडोल होने लगा था। डावाडोल मतलब लाइक ना हलचल मच गई थी इसके दिल में। ये ध्यानपान की खूबसूरत लड़की इसकी तायाजात थी और इसने कभी नज़र भर कर देखा तक ना था। और वो तो तब की बात थी ना। अब तो पिछले 6 माह से वो इसकी जोजियत में थी और इसके कमरे में थी। 6 माह गुजर भी गए, तब भी इसने कभी तवज्जो ना की थी। बस जब वो इसको नज़र आती थी, इसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचता। इसका जी चाहता वो इस पर चलाए इतना कि वो कमरे से बाहर चली जाए। इसकी एक और वजह शायद ये थी कि ऐसा लगता था इसने इसकी सिंड्रेला का तस्वुर भी इससे छीन लिया है। चलती फिरती सबूही इसको जहर लगा करती। इस पर इसे और ताव आने लगता जब वो ज़बरदस्ती इस पर अपनी मर्जी थोपने लगती। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, ये कपड़े पहन लो, नौकरी ढूंढो, कपड़े बदल कर बदल कर सो। जैसे वो कोई इसका शोहर नहीं बल्कि दूध पीता बच्चा हो, और जैसे इसके आने से पहले तो वो बदहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। हालांकि था तो ऐसा ही। आप चलेंगी शावेज़? सबूही ने अपने मेकअप को फाइनल टच देते हुए पूछा। वो एकटक बहवियत से इसे तक रहा था। चौंका। क्या कहा? वो अनजान बना। हम लोग कायमा बाजी की देवर की मंगनी में जा रहे हैं। देवर की है सुल्तान, तो आपको भी चलना चाहिए, इकलौते भाई हैं आप। उफ तो बाइक तो इसकी ये लेक्चर बाजने से फिर गुस्सा आ गया। तुम्हें हर वक्त दस्तानी बनने का शौक क्यों है? जब देखो नसीहत है। तुम नहीं जाना, तुम जाओ अपने ये हुसन के जलवे लेकर। बता देना इमाम बाजी को आज फंक्शन में रोशनियाँ ना लगवाएं, ये काम तुम आसानी से कर लोगी। सबूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो इसने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया। हाँ बता दिया, लेकिन इनका कहना था असल रोशनी तो इनके चांद से भैया के आने से होगी। सो अपनी बहन की ख्वाहिश का पास करे और जल्दी से उठकर तैयार हो जाए। आपके पास 15 मिनट है, कपड़े अलमारी में तैयार रखे हैं फटाफट। वो मुस्कुराती हुई अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गई। वो तिलमिला कर उठा, फिर वही हदायत नहीं जाता। इसने तकिया उछाला और औंधे मुँह लेट गया, लेकिन ये सिर्फ चंद मिनट के लिए था। 10 मिनट बाद ही वो तैयार होकर इन सबसे पहले गेट पर मौजूद था और लाउंज की खिड़की से झांकती सबूही के चेहरे पर बड़ी दिलनशी मुस्कुराहट फैली थी। मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हो। जब वो फ्रंट डोर खोल कर अम्मी जान का बैग रख रही थी कि तो इसने बहुत बेहद आहिस्तगी से कहा था। सबूही ने अनसुनी कर दी। गोया पत्थर में जान पड़ रही थी और फिर पूरे फंक्शन में इसने महसूस किया था कि वह शावेज़ की नज़रों का मरकज़ बनी रही है। इसके अंदर एक गौना इत्मीनान सा उतराया था। अम्मा जान ठीक ही कहती हैं, शायद मर्द बिलाखर औरत की मोहब्बत और वफादारी का असीर हो ही जाता है बिलाखर। लेकिन घर आते ही शावेज़ ने इसे जिस तरह नज़रअंदाज किया था और दूसरी जानिब मुँह करके सो गया था, इसकी सारी खुशफहमियाँ पल से अपनी मौत आप ही मर गई थी। इस बंदे को जाने क्या चीज़ मुतासिर करेगी। सारी रात करवटें बदल बदल कर सुबह दम बिलाखिर इसकी आंख लग ही गई थी। सही इसे टेक्स्ट पढ़ने की आदत नहीं थी और वैसे भी ज़्यादातर टेक्स्ट कम कंपनी के ही होते थे। हफ्ता 10 दिन बाद वो ओल्ड डिलीट की ऑप्शन लगा कर सब कुछ ख़त्म कर डालता। हाँ अलबत्ता एक ही नंबर है जो 3-4 बार कॉल आई थी, वो इसको तशवीश में मुब्तला कर रही थी। नंबर अनजाना था। इसने सोचा कॉल बैक करके पता कर ले, लेकिन इस वक्त ताया अबू को कोई ज़रूरी काम से पड़ गया। वो मोबाइल कमरे में रख कर ऊपर आ गया। कुछ भी था, ताया अबू के ख़िलाफ़ होने के बावजूद इनके किसी काम की हुक्म की सरताबी नहीं कर सकता था। इनके कमरे का एनर्जी सेवर ख़राब था और वो बदलना था। स्टोर में लगा कपड़े लटकाने वाला
एक तरफ लटकाने लगा, वो ठीक करता था। धोबी ने अभी तक इनकी वेस्ट कोट घर ना पहुंचाई थी। ये सारे काम इन्हें शावेज से ही करा के मज़ा आता था। वो चिट्टा इनके काम सर अंजाम देता रहा। फारिग हुआ तो ताई अम्मी ने खाना आगे रखा। मटर कीमा और आलू की भुजिया थी, दोनों इसकी पसंदीदा। वो चुपचाप नावल करने बैठ गया। अम्मा ने सुबह ही को आवाज़ भी लगाई, लेकिन इसने मसरूफियत का बहाना कर दिया। पेट भर के खा चुकने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप और लजीज गाजर का हलवा। वाह, आज तो ताया अब्बा के घर का काम करने का लुत्फ ही आ गया था। और इसी तरह कॉफ़ी का भाप उठाता मग और प्लेट में गाजर का हलवा लिए नीचे आ गया। सुबह ही तब तक वेट अ सेकेंड, कलूला करने लेट की थी। ये नौकरी क्यों नहीं ढूंढ रहा भाई साहब ने जो सिफारिश से लेकर दी, इस पर तो मंसूब लात मार कर आगे। अब करना क्या चाहता है? 100 खर्चे होते हैं बीवी के, कल को बच्चे होंगे, कहाँ से खिलाएगा इन्हें? अम्मा के कमरे से आती अब्बा की आवाज़ ने इसे जैसे जगा सा दिया था। अरे हाँ भाई, क्या तो ठीक रहे हम। इसने दिल ही दिल में तायद कर कमरे में आ गया। वाह जी वाह, बड़े रेस्ट हो रही है। इसने सुबह को देखते ही तंज किया। वो एक नज़र इस पर डाल कर बदल गई। इसका मूड नहीं था इसकी कड़वी सेली बातें सुनने का। सो कानों पर तकिया भी रख लिया। इसकी सरकत पर फितल मिला गया। इतना जहर लगता हूँ मैं तुम्हें, जो मेरी शक्ल देखकर मुंह मोड़ लिया, और मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि तुम सुनना ही नहीं चाहती। कानों पर तकिया रख लिया। कौन सा वक्त था जो मैंने तायाबू के दबाव में आकर यह फैसला कर लिया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ, मेरी यादें, मेरी मोहब्बत, सब कुछ हिसाब आदत। वो फिर से चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। सुबह को भी गुस्सा आ गया। इसने तकिया उठाया और उठ बैठी। क्या मसला है आपका मिस्टर शावेज? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं आपको नजर आऊँ तो मसला है आपको? आंखों में कहर भर जाता है। आप मुंह मोड़ कर या तो मोबाइल पर मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर टीवी की तरफ। आपको मेरी हर बात पर एतराज़ होता है। जो मैं मुंह मोड़ लूँ तो आपसे बात ना करूँ तो भी मसला है। आपको क्या छीन लिया है मैंने आपसे? आपने अपनी मोहब्बत मुझे थमाई थी क्या, जो मैंने कहीं गुम कर दी है, और अब इसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं? एक ख्याली मोहब्बत के पीछे आप जीते जागते इंसान को भूल चुके हैं। इनके जज्बात एहसास क्या मायने रखते हैं आपको? तो इससे भी कोई सरोकार नहीं। और आपने क्या दिया है मुझे 6 माह में? कभी आपको महसूस हुआ है कि इस कमरे में आपके अलावा कोई और भी है जो आपकी मनकूवा है, आपकी तमाम तर तवज्जो और मोहब्बत की हकदार? लेकिन नहीं, मैं तो जैसे इंसान हूँ ही नहीं। अब्बा के दबाव में सिर्फ आप ही नहीं आए, मुझ पर इतना ही दबाव डाला गया, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं था एक ऐसे मर्द से शादी करने का जो खाली हाथ हो और इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपसे आपकी मोहब्बत छीनी है, तो मैं भी यही कहती हूँ, मुझे भी आज तक आपने कभी कुछ नहीं दिया, एक निगाह मोहब्बत हो, ना ही कोई अच्छी याद, और मुझे आपसे कोई तवक्का है भी नहीं। वो बोल बाल अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकल गई। कोई कब तक बुत बनकर ज़िंदगी गुजार सकता है? इसने सोच लिया था आज के बाद वो भी शावेज की वजह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। शावेज ने हैरत से इसका रवैया देखा और फिर खामोशी से लेट गया। लेकिन लेट गया क्या? तो वो ठीक रही थी मिस्टर शावेज, इसने खुद से कहा। और इससे पहले कि वो इसके बारे में मज़ीद कुछ सोचता, मोबाइल पर आती कॉल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। हेलो, इसने यस का बटन प्रेस करते हुए कहा, और दूसरी जानिब से की आवाज़ गोया सहरा में बारिश की मानीत साबित हुई थी। हेलो, मैं वजीहा बात कर रही हूँ। क्या आप मिस्टर शावेज हैं? वजीहा सिंड्रेला, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। मैं आ रहा हूँ। कोई ऊँची ऊँची गुनगुनाने लगा था। जी मैं शावेज। क्या आप सचमुच? वो भी यकीनी से पूछ रहा था, और फिर अगले 1 घंटे में जो कुछ परीज़ ने इसे बताया था, यकीन आ गया था कि वो इसकी खोई हुई सिंड्रेला ही है। मुझसे मिलो सिंड्रेला, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो बेताबी से बोला। मैं भी, जवाबन इसने धीरे से कहा, और वो सारी रात शावेज ने सपने बुनने में गुजार दी थी। वो भूल गया था कि वो एक शादीशुदा मर्द था। सुबह भी सारी रात कमरे में नहीं आई थी, और वैसे भी इसे इसकी परवाह ही कब थी। वो तो इसे दूसरे दिन शाम 5 बजे का बेचैनी से इंतज़ार था, जब वो अपनी खोई हुई मोहब्बत से मिलने वाला था। वो दिन शायद इसकी ज़िंदगी का तवील तरीन दिन था। मायूसी में डूबे एक शख्स को जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आई थी। वो बड़े एहतमाम से तैयार हुआ। वो नहीं चाहता था दी बेस्ट के सामने इसकी शख्सियत कमतर नज़र आए। वैसे तो इसकी मोहब्बत ही बहुत कदावर थी। 25 साल मोहब्बत के सामने तो सब कुछ ही था। इसने तो दीवानावार मोहब्बत की थी, बिना देखे बिना सोचे। किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला, मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ। चल जाओ, रिक्शा करा लो। खुद पे परफ्यूम खुद पे परफ्यूम फिर से सॉरी। ज़्यादा हंसाने वाले हाथ इसमें बहनों का आता है। पास बैठी हूँ तो हंस पड़ती हैं। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए वो ऊंची आवाज़ में गुनगुना रहा था। अरसा बाद इस गीत ने लोगों को छुआ था। सुबह ही ने बाहर से गुजरते हुए यह गीत सुना और खुद को बीबी अक्का के साथ लाखड़ा किया था। सिंड्रेला कहाँ मरती है, बल्कि हर शख्स की अपनी एक सिंड्रेला होती है, जैसे हर लड़की का अपना एक प्रिंस चार्मिंग। अब चाहे वो ख्वाबों तक ही महदूद क्यों ना रहे, एक बात तो चाहत की हदों को छू जाता है। और ये भी सच है, सिंड्रेला और प्रिंस बदलते रहते हैं। हालात और वक्त के साथ साथ यूँ भी होता है ना, कोई मर्गे जान के करीब होता है, इसके बगैर जीना महाल लगता है, बिछड़ने का ख्याल ही रूह को लरसा के रख देता है।
लेकिन फिर यूँ भी होता है कि दिल से कन्नी कतराता है। बस ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नज़र ना आ जाए, दिल ये दुआ करता है। और जो कभी कहीं अचानक मिल भी जाए तो यूँ नज़रअंदाज किया जाता है जैसे भी जानते ही ना हो। इसे शावेज़ से कोई तूफ़ानी किस्म का इश्क नहीं था, कज़न होने के नाते एक पसंदगी ज़रूर थी दिल में। फिर एक ही घर में रहते हुए हर वक्त का सामना अब्बा का तो वैसे भी हर काम शावेज़ के बिना नामुमकिन ही होता था। हालाँकि शफ़ीक़ा खाला का रज़ी माहिर इलेक्ट्रीशियन होने के साथ देकर अमूर में भी का ताक था, लेकिन अब्बा को तसल्ली शावेज़ से ही होती थी। और फिर जब घर में इसके और शावेज़ के रिश्ते के बारे में चाय मगनियाँ होने लगी तो इसने शावेज़ को किसी और नज़र से देखा, किसी और दिल से सोचा। तो वो इसे बहुत अच्छा लगा। सिंड्रेला नामी कोई चीज़ जो इसे शावेज़ की बातों में दिखाई देती थी, इससे इसे कोई खतरा ना था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके बढ़ते जुनून ने सबको ही तशवीश में मुबतला किया था। और अब फिर एक नई सिंड्रेला इसने उलगनी से कपड़े उतारे करने शुरू किए और नज़रें दूर किसी कैमरी नुक्ते पर जमा दी। कुछ भी था इसमें शावेज़ को खोने का हौसला बिल्कुल भी ना था। वो एक रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ गई थी। आज की ताज़ा रिपोर्ट आगा हसन को सुना दी गई थी और आगा हसन का खून बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया था। वाह वाह, अंडा बॉयल ऑफिस में इसे अलीज़े ने सब कुछ बता दिया था। महज इसकी ज़िद में वो इस हद तक पहुंच गई थी, किस तरह की हरकतें करती फिर रही थी। वो कर भी क्या सकते थे, बेबस थे। वो ज़ोर और ज़बरदस्ती के कायल ही ना थे। इन्हें परहेज़ी से पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी और इसके बाद उन्होंने खुद पर हर औरत हराम कर ली थी। सिर्फ परहेज़ी और कोई नहीं। उन्होंने मोह लगा दी थी। अगरचे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बेहिस लड़की की ना को हाँ में ना बदल सके। और भी इस रोज़ जब वो लड़खड़ा कर गिरी भी आई थी और सर पर चोट लगवा ली थी, वो इसे गाड़ी में डालकर घर छोड़ गए थे। अब वो चाहते थे कि वो खुद इनके पास है, इनकी मोहब्बत से मजबूर होकर, लेकिन वो तो किसी और राह चल निकली थी। इनका जी चाह रहा था कि वो इसे गवाह कर दे और किसी दूसरे मुल्क ले जाए। चल फिर तो वो मजबूरन से शादी करेगी, लेकिन नहीं, शायद वो फिर भी नहीं करेगी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और खुद अलीज़े का नंबर मिलाने लगे। आज दो टोक बात करना चाहते थे। जिस वक्त वो इनके घर पहुंचे, इस वक्त अलीज़े शावेज़ की गाड़ी से उतर रही थी। इनका खून खोल उठा। पहली मुलाकात में ही नौबत यहाँ तक पहुंच गई। ये किस रास्ते पर चल पड़ी थी वो। शावेज़ गाड़ी के आगे बढ़ा ले गया था और इससे पहले कि वो गेट के अंदर दाखिल होती, आगा हसन तेज़ कदमों से चलते इसके करीब जा पहुंचे। परीज़ा ने एक नागवार नज़र इन पर डाली और खुले गेट से अंदर दाखिल होने को थी कि आगा हसन ने इसका बाजू पकड़ लिया और दोबारा इसकी जुर्रत पर वो दंग रह गई थी। छोड़े मेरा हाथ, वो चलाई, लेकिन आगा हसन इस वक्त मुकम्मल गुस्से में थे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं, उन्होंने घुरा कर पूछा। इतने देर का तुम्हें पता नहीं चला। परीज़ा चंद साल ने इनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी रही। क्या चाहिए मैं आपको मुझसे चाहिए है, आई थिंक। बेबसी, दुख, क्या कुछ नहीं था इनके लहजे में। वो इनकी आंखों में आंखें डाले खड़े थे। और मुझे दुख हो रहा है बेचारे के लिए, इससे पूछ रहे थे। और जाने क्या हुआ, परीज़ा हमेशा की तरह इनसे नजरें नहीं चुरा सकी थी। आपको मेरे हाल पर रहम नहीं आता? मैं पागलों की तरह आपके पीछे फिर रहा हूँ, आपको मुझसे मोहब्बत यहाँ से ही। मैं भी इसकी डिमांड भी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे यूँ बेमौत ना मारे, मैं मर जाऊँगा। मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे कबूल ना किया तो मैं मर जाऊँगा। इनका लहजा मुल्तजाना था, नहीं था, लेकिन बेबस ज़रूर था। वाह, इसकी एज देखो, इसके डायलॉग देखो, ज़बरदस्त है। मैं कोई खैराती शय नहीं हूँ आगा हसन, जो उठा कर आपकी झोली में डाल दी जाए। मांगने और अपनाने में फ़र्क है मिस्टर, और ये फ़र्क आप नहीं जानते। आप तो हर चीज़ चाहे वो जीता जागता इंसान ही क्यों ना हो, या छीन लेते हैं या फिर हत्या लेते हैं। मैं तो ये देख रही हूँ आप मुझे छीन कर हासिल करेंगे या फिर वो बात दूरी छोड़कर अपनी कलाई आज़ाद कराने लगी। आगा हसन इसकी कलाई पर गिरफ्त ढीली की तो वो दूर जा खड़ी। तुम इस लड़के से मेरी ज़िद में मिल रही हो ना? उन्होंने पूछा। क्यों, आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है जो आपकी ज़िद में मैं कोई काम करूँ? आपकी इतला के लिए गर्ज है कि वो मेरे बचपन की मोहब्बत है और हम पहली बार मिले हैं क्योंकि तकदीर ने हमें मिलाया, और मैं तकदीर से कैसे मुँह मोड़ सकती हूँ, बताइए भला। वो जहरकुन मुस्कुराहट इनकी तरफ उछालती अंदर की तरफ बढ़ गई। आगा हसन पीछे ही आए थे। वो इसकी वालदा से बात करना चाहते थे, बाकायदा प्रपोजल देना चाहते थे। वो तो कमरे में बंद हो गई थी, लेकिन सरवत जहाँ की सोच के कई दर खुल गए थे। आगा हसन के प्रपोजल में अगर कोई बुराई थी तो सिर्फ इनकी उम्र, वरना इनका स्टेटस, असर और रसूख, जायदाद, सब कुछ ही अट्रैक्टिव था। और फिर वो तो एहसान बार थी इस बुरे वक्त में जब वो बेयारों मददगार धक्के खाती फिर रही थी। तो आगा हसन ने एक बाइज़्ज़त पनाह के साथ साथ इनके लिए बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका भी फराहम किया था। अलीज़े की नामुकम्मल तलीम के बावजूद बाइज़्ज़त नौकरी भी दी थी। एक तरफ कहा जाए, इसके दो पॉइंट्स निकलते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो आगा हसन ने वो सब किया क्योंकि वो परीज़े से मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी पॉइंट से सोचा जाए तो ये भी था कि वो परीज़े को अपना लेता तो कौन जानता, किसी को भनक भी नहीं पड़नी थी। यही कहता कि वो ज़लज़ले में मर गई तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलना था। फिर भी उसने उनकी फैमिली के साथ ऐसा लाइक उसकी फैमिली की हेल्प की और उसे भी छोड़ा और उसके साथ कोई बदतमीज़ी भी नहीं की। बस भाई अपनी मोहब्बत का इजहार ही किया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं।
फरीजे को इन घुंडों के चंगुल से बचा कर जिस तरह वो लाए थे वो तो बेखबर ही थी, उन्होंने कुछ छुपाया भी नहीं था। पहले दिन ही बता दिया कि फरीजे को अपनाने की ख्वाहिशमंद है और ये सब वो फरीजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कि फरीजे को इस बात का पता ना चले। चौधरी साहब वाली कहानी बनगढ़ थी सॉरी, अल्लाह किधर जाऊँ मैं। वो तो खुद जी जान से चाहती थी कि इन्हें कोई मजबूत सहारा मिल जाए, वरना दो जवान और खूबसूरत बच्चों के साथ इस माशरे में रहना किस कदर मुश्किल अमर था। उन्होंने वादा कर लिया था कि वो फरीजे को मनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि फरीजे के तेवर देखकर वो कुछ ज़्यादा ही पुरुमीद नहीं थी। फरीजे तो वैसे ही आजकल और ही हवाओं में उड़ रही थी। आगा हसन की मोहब्बत ठहरा हुआ पानी थी, जबकि शावेज़ की मोहब्बत शोरीदा सराहें जो टकरा टकरा कर हद से बाहर निकल आती हैं। शावेज़ की बातों में उमंग थी, जोश था, वलवेला था, वलवेला था सॉरी वलवला, हाँ वलवला होता है लफ्ज़, क्या मैं किधर जा रही हूँ, वलवला था। जबकि आगा हसन का ज़्यादा वक्त खामोशी से इसे खूनने में लग जाता था, कोई भी बात कहने से कबल शायद 100 बार तोलते थे। जबकि शावेज़ के पास तो मोहब्बत ही इतनी थी, इसके लिए इसकी आंखें, हाथ, इसकी बातें, इसके जिस्म की है एक एक हरकत से इसकी मोहब्बत टपकती थी। ये 25 साल इसने कैसे इससे मोहब्बत करते गुजारे थे, वो हर बार नए तरीके से बयान करता और हर बार इसी दिलचस्पी और शौक़ से सुनती और इंजॉय करती। जब वो इससे इसके बारे में दरियाफ्त करता तो वो झूठ ना बोल पाती। इसने भी इसके बारे में ऐसा ना सोचा था। बचपन की वो बातें बचपन की तरह ही वक्त की डिबिया में कैद हो गई थी। वो तो अलीज़ा से ना जिक्र करती, और शायद आगा हसन का प्रेशर ना होता तो शायद वो भी शावेज़ से ना मिलती। अम्मी ने अलीज़ा के हाथ आगा हसन का पैगाम पहुँचा दिया था, बाकायदा प्रपोजल दे दिया है उन्होंने आज। अलीज़ा हमेशा की तरह इनका मुकदमा लड़ने को तैयार थी। एक बात बताओ अलीज़ा, इसने टेक्स्ट करते हुए सर उठाकर पूछा, दुनिया के आगा हसन से शुरू होकर आगा हसन पर ही ख़त्म होती है, या वो दुनिया का पहला और आखिरी मर्द है? नहीं, वो इत्मीनान से बोली, लेकिन वो पहला और आखिरी मर्द इस लिहाज से ज़रूर है कि इसके अलावा तुम्हें मोहब्बत, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं दे सकता। वो शावेज़ भी नहीं, वो तुमसे मुखलिस है, वफ़ादार है, ये मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ। इसे यकीन था, पर अलीज़ा को गुस्सा आया। एक बात तो बताओ अलीज़ा, इसकी फ़ेवर करने के बस तुम्हें क्या मिल रहा है? ये घर, ये जॉब, ये आसाइशें, ये सब कुछ है ना, और सिर्फ इन्हीं के लिए तुम ये सब कर रही हो, अपनी बहन के मुखालिफ जा रही हो। मिस फरीज़े ज़वार, तुम अपनी आंखों से खुद साख्ता नफरत की पट्टी उतार के देखो तो ज़िंदगी की तलख हकीकतें तुम पर आश्कार होंगी। जिस मुश्किल दौर से हम गुजरे और गुजर रहे हैं ना, अकेली औरतों का सर्वाइव करना कितना मुश्किल था तुम सोच भी नहीं सकती। और इन इमदादी कैंपों का हाल तो मैं नहीं तुम्हें क्या बताऊँ। तकसीम हिंद की तारीख दोहराई जाती है वहाँ, हम कैसे छुप छुप कर रहे, और फिर आगा हसन ने कैसे हमें बचाया और सर छुपाने को ठिकाना दिया। चलो मान लिया ये सब इसने तुम्हारी खातिर किया, तुम्हें हासिल करने के लिए किया, लेकिन एक मिनट सोचो ज़रा, क्या इसने तुम्हें पा लिया? हालांकि तुम्हें हासिल कर लेना इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। दिन रात इसके बंगले में अकेली गुजार कर आई हो तुम, और मुझे यकीन है वो भी तुम्हारे कमरे तक नहीं आया होगा, लेकिन तुमसे दस्त दराजी की कोशिश नहीं की होगी। फरीज़े ज़वार, सिर्फ इस बात को फोकस करो, तुम्हें हासिल कर लेना बहुत आसान था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी भी तुम्हारे पीछे गिड़गिड़ाता फिर रहा है। बात कमिटमेंट की होती है, इससे तुमसे मोहब्बत या इश्क, लेकिन हकीकत ही है वो तुमसे मुखलिस है। बिला वजह की जिदबाजी में तुम अपना ही नुकसान करोगी। अलीज़ा जितना समझा सकती थी समझा दिया, लेकिन जाने पर फरीज़े क्यों समझना ही नहीं चाहती थी। फ़िलहाल तो इसे शावेज़ से बढ़कर कोई और नज़र नहीं आता था। मुबारक हो, तुम्हें सिंड्रेला मिल गई। सबूही ने तो इस टोस्ट पर एक दिन जैम लगाते हुए बड़ी गहरी नज़रों से इसे देखा था। नहीं, इसने गरम गरम चाय का घूंट भरा तो ज़बान चल गई। पुरानी मिल गई, मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी मैडम, मेरी 25 सालों की रियाजत थी। इसके लहजे में फ़ख्र, गरूर, मान क्या कुछ नहीं था। सुबह के अंदर बहुत कुछ टूटा था, लेकिन इसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। मुस्कुरा कर कहने लगी, इब्लीस भी कई 100 सालों की रियाजत और इबादत के बाद एक गलती पर धुतकारा गया था और शैतान कहलाया। एक बात कहूँ मिस सबूही, ये जो तुम तंज़िया गुफ्तगू करती हो ना, इससे परहेज़ किया करो। ऐसा ना हो ये धुतकारा तुम्हारे हिस्से में आ जाए। इसने गुस्से से चाय का कप आई थिंक पटखा और कुर्सी से धकेल कर उठ खड़ा हुआ। सबूही इत्मीनान से स्लाइस का कोना कुतरती रही। वो इसके ऐसे रवैयों के बाद ही हो चुकी थी। अब कहाँ की तैयारी है, इसने पूछा। जहन्नुम में जा रहा हूँ, हर वक्त की दखलंदाजी। वो धड़ा, ओहो ज़ोर से हंसी, नई पॉलिसी बन गई है, अब जहन्नुम में एंट्री इंटरव्यू के बाद हुआ करेगी। लो जी, इत्थे भी सिफारिशां, यहाँ भी सिफारिश, इसका मतलब है चलो अच्छी बात है। अल्लाह तुहानू कामयाब करे तो साडे गरीबां दा भी भला हो जाए। अल्लाह आपको कामयाब करे और कुछ हम गरीबों का भी भला हो जाए। इसने हंसते हंसते दुआ दी और शावेज़ चेयर को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। मनहूस, कमीनी,
दिल ही दिल में इसे कोसना सरवास गया। आज इसने इंटरव्यू के लिए जाना था, कितना बदतमीज़ है। जब से इसकी परीजे से मुलाकात हुई इसने ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि परीजे के सवाल करने से पहले वो एक मजबूत मुकाम पर खड़ा हो और इसे अपने बारे में बताने पर शर्मिंदगी ना हो। इसे उम्मीद थी ये जॉब इसे मिल जाएगी और वो सरखरू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद इसे आयमा बाजी की तरफ जाना पड़ा था। इसकी कॉल आ गई थी, इससे उन्होंने भी बुलाया तो नहीं था। वो मुख्तलिफ अंदाज से लगातार इनके घर के दरवाजे तक आ गया। आयमा के शौहर निकल रहे थे, इसने सलाम किया, उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया और साथ ही माजरत भी कर ली। इन्हें एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। उन्होंने ताकीद की कि वो खाना खा कर जाए। आयमा बाजी लॉन में ही मिल गई थी। वो और इनकी सास धूप में बैठी मटर छील रही थी। आयमा बहुत खुशकिस्मत थी, इसे शोहर के साथ साथ बहुत अच्छा ससुराल मिला था। सारी लड़कियां खुशनसीब हुआ में वो इसे और इसके घर वालों को भरपूर इज्जत और मोहब्बत देते थे और जवाबन आयमा बाजी ने भी बहू बन करना दिखाया था। वो भी इस घर में ऐसे ही रहती थी जैसे हमाद की दोनों बहनें। बहुओं और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं था। आयमा बाजी इसे देखकर खुश हुई और वो सलाम करके वहीं बैठ गया। सबका हाल अहवाल पूछ लेने के बाद आयमा की सास तो नमाज़ पढ़ने का कहकर उठ गई और आयमा बाजी की तरफ मुंतज़िर नज़रों से देखने लगा। वो चंद लम्हे तो फरवा के साथ मसरूफ़ रही, शायद तमहीद बांध रही थी। वो हमाद बता रहे थे तुम आजकल किसी लड़की के साथ फिरते हो। इनका कहना इतना गैर मुतवक्का था कि वो कई साने जवाब ना दे सका। चोरी पकड़ी गई थी और वो भी एक ऐसे और वो बंदे के हाथों जो इसकी बहन का शौहर था। वो वही है। काफ़ी देर बाद इसे यही जवाब बन पड़ा। फिर अब तो वो सीरियसली सोच रहा था कि अगर वो शादी को 5-6 माह लेट कर देता तो क्या क़यामत आ जाती। कोई भी हो, उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम शायद भूल गए हो कि तुम एक शादीशुदा मर्द हो। और दूसरी बड़ी बात, जिस लड़की के साथ तुम फिरते हो हमाद बताते हैं कि इसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं। उन्होंने फरवा के साथ खेलते हुए बात जारी रखी। नहीं आयमा बाजी, वो तड़प उठा, वो बहुत अच्छी लड़की है और बहादुर भी आई थिंक। हाँ, गैर मर्दों के साथ घूमना फिरना एक अगर अच्छी बात है और बाकिरदार होने की अलामत है फिर तो वाकई वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। वो इस्तज़ा यहाँ हुई। ऐसी बात नहीं है अम्मा बाजी, वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं है। हमारे भाई को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। वो अभी इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं थे। परीज़ें ऐसी हो ही नहीं सकती। इसका दिल इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकता था। आयमा बाजी सुबह की वजह से ऐसा कह रही होंगी। शाविज़ इस लड़की के आगा हसन के साथ ताल्लुकात हैं। जानते हो आगा हसन कौन है? हमाद के चचा और इस वक्त के बिजनेस टाइकून। ये लड़की कई माह इनके इस्लामाबाद वाले घर में रह चुकी है। हमाद ने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसकी माँ और बहन को भी आगा हसन ने घर लेकर दे रखा है। इसकी बहन अलीज़े इन्हीं के टेक्सटाइल मिल में काम करती है और अच्छी सैलरी रहती है। ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। आजकल बगैर किसी मतलब के कौन मराहत देता है, लेकिन हमें इन सबसे कोई गर्ज नहीं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा यहाँ बुलाया है कि तुम्हें इस लड़की से बहुत दूर रहूँ, क्योंकि हमाद के बकूल ये लड़की आगा हसन की मंजूर नज़र है, इसलिए तुम्हें इससे हरगिज़ नहीं मिलना चाहिए, वरना आगा हसन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। उन्होंने बिलाकर सच बात उगली थी। ठीक है, तुम्हारा भाई इसको पसंद करता है और एक शादीशुदा मर्द होने की हैसियत से वो गलत कर रहा है, इसके हक़ में नहीं है, लेकिन तुम्हें किसी लड़की के बारे में ऐसा कहने का कोई हक़ नहीं था। मुझे इतनी नफ़रत पूरे नावल में किसी से नहीं हुई जितनी तुमसे हो रही है। आइमा की बच्ची लाइक वो वैसे कह देती है ऐसा कुछ भी, लेकिन लड़की अब आई नो कि वो उसके साथ रही है और दुनिया भी ऐसी कहती है, लेकिन उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया जैसे वो उसे बदकिरदार कह रही है। ऐसे उसे नहीं कहना चाहिए था। आई जस्ट हेट हर करैक्टर। और हमें तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, मरी जाए। शाविज़, कोई भी काम करने से पहले बूढ़े माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लेना। उन्होंने बात खत्म की थी। शाविज़ तो यूँ बैठा था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। ऐसे कैसे मुमकिन था? वो इससे घंटों बातें करता और कभी महसूस हुआ था वो लड़की से धोखा दे रही है। ये इसकी मोहब्बत बनावटी है। वो नहीं जानता था कि आयमा के घर से अपने घर तक वह कैसे पहुँचा। सुबह ही लोन में बैठी शाम की चाय पी रही थी। पास धरे ट्रांसमीटर पर गाना बज रहा था और वो दोनों पाँव सामने टेबल पर पसारे दुनिया मफीमा से बेखबर थी। सबूही की शौक सारे के सारे ओल्ड फैशन के थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी और वो अभी अम्मी के ट्रांसमीटर पर फरमाइशी गीतों वाला प्रोग्राम भी सुना करती थी। जस्ट लाइक मी। एक आग गम तन्हाई की जो सारे बदन में फैल की, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामन दिल को बचाए क्या। कोई मोहर नहीं, कोई कब्र नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब हाल इसका सुनाए क्या। इतनी पुरानी आवाज़ में एक नई आवाज़ शामिल हो गई थी। सब वही गुलगार की हम यानी कर रही थी और बिलाशुबा वो बहुत अच्छा गुलकारी का मुजाहरा कर रही थी। आई थिंक ऐसे कुछ, और बिलाशुबा वो बहुत अच्छा गा रही थी। शाविज़ थके कदमों से लोन में बने स्टेप्स पर बैठ गया और बेजानी में ही नज़रें सुबही पर जमा दी। वो भी इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। एक हिजर जो हमको लाहिक है ता देर से दोहराए क्या, एक जहर जो दिल में उतार लिया फिर इसके नाज उठाए क्या।
कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर बनाए क्या वो इश्क जो हमसे। हम नगमा सुर कुछ गज़लों के हम सूरत कर, कुछ ख्वाबों के जज्बा शौक बताएं क्या, कोई ख्वाब ना हो तो सुनाएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर। हमें लगा वो ऊपर वाला डायलॉग है, मैसेज पढ़ने लगे थे। बाहर से कोई गेंद ठीक से ट्रांजिस्टर पर लगी, अच्छा ये वर्ड है, पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ था, मैं तब से सोच रही थी पता नहीं क्या ही वर्ड है ये। ऑर्केस्ट्रा मैंने पढ़ा हुआ है, उसका मुझे पता है, मतलब लाइक ऐसे कुछ पता है मुझे, पता नहीं ये क्या था। और वो ज़मीन बोझ हो गया, इससे इतनी आती आवाज़ भी बंद हो गई थी। बूही ने हड़बड़ा कर आँखें खोली और एकदम सामने बैठी शाविज़ पर नज़र पड़ी। इसने कब कब से वो मशकी बांधे इसे देख रहा था। इसने जल्दी से ट्रांजिस्टर उठाया, खाली कप ट्रे में रखा और चीज़ें लिए अंदर जाने को थी कि शाविज़ की बात ने रोक दिया। तुम अंदर से आती, इतनी पुरानी हो, अम्मी के ज़माने के गाने कितने शौक़ से सुनती हो। वो मज़ा पुराने गाने सुनने में है जो ना में है ना, आजकल के गानों में नहीं। मौसीकी शायरी सब कुछ मिलेगा इसमें। चाय लोगे? वो दोबारा अंदर की तरफ मुड़ी थी। हाँ कमरे में ले आओ। वो लंबे लंबे कदम उठाता इससे पहले अंदर चला गया। वही निशाने उसका किचन में आ गई। वो इश्क जो हमसे, अब वो खुद गुनगुना रही थी। चाय लेकर जब वो कमरे में आई तो शावेज़ आड़ा तिरछा बेड पर लेटा था। इसने ट्रे साइड टेबल पर धरी और दराज से कुछ तलाश करने लगी। शायद कमरे में रुके रहने का जवाब ढूंढ रही थी। शावेज़ का मोबाइल मुसलसल बज रहा था लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। वही ने थोड़ा उच्च कर देखा, स्क्रीन पर सिंड्रेला लिखा आ रहा था। इसने मोबाइल उठाकर शावेज़ की तरफ रख दिया। सिंड्रेला है वो, क्या कर बाहर निकल गई। अब इसके यहाँ रुके रहने का कोई जवाब नहीं था। एक हिजर जो हमको लाहिक है, वो दोबारा गुनगुनाने लगे। आज मौसम खतरनाक हो रहा था। काले बादल उमड़ते चले आ रहे थे। माहौल नीम तारीख था। घरों में मदम सी लाइटें जगमगा रही थी। और ऐसे में जब शावेज़ ने कहा कि वो इसके घर आ रहा है तो इसकी अजीब सी कैफियत हो गई थी। इसने मौसम की मुनासबत से पकौड़ों और मीठे पूड़ियों की तैयारी कर ली थी। एक वर्ड गलत हो जाए, पता नहीं बहनें ऐसे सोचती हैं जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। अम्मा इसकी इतनी एक्साइटेड होने से जान गई थी कि क्या मामला है। उन्होंने चाय के साथ कुछ और लज़्ज़ात मंगवा लिए थे। अगर फरीज़े खुश है तो इन्हें क्या, आगा सन से सब कुछ छीनता है तो छीन ले। बादल ने ज़ोर से गिरज कर अपने गुस्से का इजहार किया था और तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। इसे सर्दियों की बारिश पसंद थी। इसने देखा शावेज़ अपनी गाड़ी खुले गेट से अंदर ला रहा था। इसने एक नज़र अपने सरापे पर डाली और फिर खिड़की पार बरसती बारिश पर। शावेज़ गाड़ी से निकलने में अम्ब्रेला खोलकर सर पर तान ली थी। अकेला ही आया है। अलीज़ा ने पीछे से चुक कर शावेज़ को देखना चाहा। तो तुम कह रही थी शायद इसके घर वाले भी। मैंने कब कहा, वो तो अम्मी का अंदाज़ा था। अच्छा जाओ ना, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलो, इसने बेहद उतावलेपन से कहा। अलीज़ा बाहर निकल गई। इसने एक बार फिर अपना जायज़ा लिया। मजेंडा कलर के हल्के काम वाले सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब मैं जाके ढूंढती हूँ मजेंडा कलर कैसा होता है। मुझे प्रीज़े से कुछ काम है, प्रीज़े से जल्दी बुला दें। अलीज़ा की इसे बैठाते ही इसने तरन्नत कहा। इसके तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो जाकर प्रीज़े को बुला लाई और इसे पकौड़े जल्द लाने और अम्मी को भेजने का कहकर ड्राइंग रूम में दाखिल होगी। इसने सलाम किया पर शावेज़ के अंदर उठते जवार भट्टे ने इसे जवाब देने ही ना दिया। इसने फ़ौरन सवाल दागा, यह घर आगा हसन ने तुम्हें क्यों लेकर दिया है? कोई इससे फायर दे मारता तो भी शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। सवाल तकलीफ का नहीं था जितना कि इसका लहजा। तुम आगा हसन के घर क्या बनकर रहती रही हो? तुमने बताया नहीं। अगला सवाल आया। वो तो इसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो जो जवाब कैसे देती माँ दिमाग के साथ। वो एक तो किसकी शक्ल देखेगी, वो क्या पूछ रहा था और क्यों, पर इसे समझ ही ना पा रही थी। ये बैग इसे आगा हसन के बारे में कैसे पता चल गया, और अगर चल भी गया तो वो क्या सोचकर इसके घर में बैठकर इसके साथ ये सवाल जवाब कर रहा था। गलत लिखा हुआ था, सॉरी। तुम जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब है लोग जो कुछ कहते हैं तुम्हारे बारे में सच है। तुमने एक वक्त में दो लड़कों को मोहब्बत का झांसा दे रखा है। एक के घर में रह रही हो और दूसरे के घर में घुसने के प्लान बना रही हो। वो ऊँची ऊँची आवाज़ में बोल रहा था और वो होले होले नफ़ी में सर हिलाते चली जा रही। शावेज़ की मुँह से ये बातें इसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। ऐसा नहीं है शावेज़, इसने हल्की सी सदाए एहतजाज बुलंद की। ऐसा ही है, शक्ल से कितनी मासूम और भोली लग रही हो तुम, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड ये होगा कि तुम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। देखा, इसलिए मैं शुरू से आगा हसन के साथ थी। कुछ भी हो जाए, वो उसने कभी उसको ऐसा नहीं कहा। कुछ भी हो जाए, जब ये उसके साथ थी ना, तब भी उसने नहीं कहा था, बल्कि गिड़गिड़ा कर अपनी मोहब्बत के लिए भीख मांगी थी। और ये देख लो, इससे किसी ने बताया और उसने बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम तराशी करती। ऐसे मर्दों से नफरत होती है मुझे। तुमने मेरे 26 साल की मोहब्बत दागदार कर दी। तुम सिंड्रेला हो ही नहीं सकती। मेरी सिंड्रेला इतनी बेहया नहीं हो सकती। वो गिरज रहा था और परीज़े कानों पर हाथ रखे नफ़ी में से ला रही थी। ऐसा कुछ नहीं शावेज़, तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई होगी। गिड़गिड़ाई, और मोहब्बत भीख मांग कर नहीं ली जाती। इसके कान में हल्की सी सरगोशी हुई थी। सामने वाला सीखपा था, दोनों हाथों से
कीचड़ भर भर कर उछाल रहा था और वो अपना आप बचाने की सही में खुद को जख्मी किए जा रही थी। ये वही आदमी था जब मिलता तो गोया मुंह से फूल झड़ते थे। तुम जैसी औरतें अख्त हो। इसने फर्श पर थूक दिया। काबिल नफरत और काबिल शट अप मिस्टर शावेज, इसकी बात अधूरी ही रह गई। अलीज़ा चलाई। शुक्र है अलीज़ा बोल तो लेती है। किस नाते से आप इतना कीचड़ उछाल रहे हैं? आप होते कौन है मेरी बहन से सवाल करने वाले और इसके किरदार की तस्दीक करने वाले? पहले अपने गिरबान में तो झांको। शादीशुदा हो तुम, एक के साथ घर बसाए और दूसरी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए, सारा दिन शहर में घूमते रहते हो। यह है तुम्हारी शराफत। मैं थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारी नाम नहाद मोहब्बत पर। और आज के बाद अगर कभी मेरी बहन के रास्ते में मत आना, वरना उधेड़ कर रख दूंगी, समझे? तुम निकलो यहाँ से। अलीज़ा ने साइड पर होकर इसके लिए रास्ता बनाया। फरीज़ा तो वहीं घुटनों के बल बैठ कर ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी थी। अम्मी दम बखुद ये सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या हो रहा था? ये सभी इल्ज़ामात की बुछाड़ एक बाहर थी और एक अंदर। 4 दिन हुए नहीं तुम्हारे तल्लुक और तुम हमसे हमारे किरदार की वजाहतें मांगो। अलीज़ा फिर चलाई। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। आइंदा फिर इस घर की तहलीज़ पार मत करना। खामखा एक मासूम लड़की बेवा हो जाएगी। अलीज़ा को गुस्सा तो थमने ही में नहीं आ रहा था। शावेज जिसे एक तरफ धकेलता बाहर निकल गया और वो नीचे बैठ कर इसे बहलाने लगी। कितने दिन गुजर गए थे इसे यूं बेहिस हरकत पड़े। शावेज के अल्फाज किसी अन्य की तरह रूह में प्रविष्ट होकर रह गए थे और तकलीफ़ इस कदर ज़्यादा थी कि कोई बात इसकी शिद्दत को कम नहीं कर सके थे। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी गहरी मोहब्बत तो ना थी इसे शावेज से। फिर इसके लफ्ज़ों ने क्यों इसकी रूह तक कुछ छेद डाला था? वो आगा हसन के बंगले में खुशी से तो जाकर नहीं रही थी। इसने एक बार भी इन सारी बातों का बैकग्राउंड जानने की कोशिश ना की थी। वह मुस्लिमात का तूफ़ान इन पर मखलूज़ात का तूफ़ान इन पर बरसा कर चला गया। अपनी 25 साल की मोहब्बत को एक लम्हे में खाकतर कर गया था। अलीज़ा और अम्मा ने इसके बाद इससे एक लफ्ज़ ना कहा था और कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसे खुद ही इस फेस से बाहर आना था और इसके लिए वो जितना टाइम चाहे लेती, इन्हें कोई मसला ना था। और वह एक बेहद चमकीली सुबह थी। अवलीन मार्च के दिन थे। हर तरफ बाहर ने डेरे डाल लिए थे। फ़ज़ा में खुशगवारी महक रच रही थी और शायद इसके हनाई हाथों की महक भी शामिल थी। इसने ज़रा सा नीचे झुक कर देखा। आगा हसन नीचे लॉन में खड़े मुलाजिम से कुछ कह रहे थे। ये वही खड़ी थी और वही कमरा, लेकिन आज ही घर से सब कुछ बहुत हसीन लग रहा था। आज जहन पर कुछ बोझ नहीं था। वह सीरे मोहब्बत होकर यहाँ आई थी। इसने अलीज़ा की बात पर यकीन कर लिया था कि सिर्फ आगा हसन ही है जो इसे मोहब्बत, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। शावेज की चंद दिनों के साथ को इसने एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दिया था और वो वाकई इसके काबिल नहीं था। बीबी साहब नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजमा ने अंदर आकर कहा। इसने आईने में अपना सरापे का जायज़ा लिया। फाइन कलर के इंतहाई नफीस काम वाले जोड़े में बिना मेकअप और बिना जेवरात के भी वो क़यामत ढा रही थी। मोहब्बत का अपना एक हुस्न होता है और आगा हसन ने अपनी बेलोस मोहब्बत का सारा हुस्न इसे सौंप दिया था। वो सहज सहज के चलती नीचे आई। आगा हसन इसके मुंतज़िर थे। आंखों में शौक का झांस समेटे वो अपने आप में सिमटी इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नई ज़िंदगी में खुश आमदीद जहाँ। इनके लहजे ने इसे नज़र झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो इसे अपना जहान समझते थे और इसी नाम से बुलाते भी थे। ज़िंदगी में अब आप सब कुछ अच्छा ही था। वो शुक्र मनाती फिर रही थी और ये कोई 1.5 साल बाद की बात है। आयमा की नंद की शादी के मौका पर वो और शावेज एक बार फिर रूबरू थे। वो सुबह ही के नाज नखरे उठाता फिर रहा था जब एकदम ही वो सामने आ गई। वो एक लम्हे के लिए तो घबरा ही गया था। मेरा नाम मिसिस आगा हसन है। इसने अपना तारुफ करवाया। वो चुप ही रहा। सुबह ही एक नज़र इस पर डालकर फिर शायद उठाना भूल गई थी। वो थी ही ऐसी। तो मिस्टर शावेज, मैं आपको ये बताने आई थी कि अल्लाह ताला ने हर प्रिंस के लिए एक सिंड्रेला उतारी है और सिंड्रेला का एक ही प्रिंस है। हम पहचान नहीं पाते, गलती कर जाते हैं, लेकिन इसमें शायद हमारा कसूर नहीं होता। अल्लाह इन गलतियों से हमें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और हमें हमारे परफेक्ट पार्टनर से मिलवाता है। वो जानता है हमारे लिए बेहतर क्या है। आपने पूछा था ना मिस्टर शावेज मैं आगा हसन के घर क्यों रही थी, तो मिस्टर शावेज आगा हसन ने मुझे इन गुंडों से बचाया था जो दादी कैंप से मुझे उठा कर ले गए थे। वो रसूख वाले लोग थे और उन्होंने अब अपने किसी बड़े के यहाँ मुझे पहुँचाना था और आगा हसन इनसे बचा कर मुझे अपने घर ले गए थे ताकि मैं इन लोगों से महफूज रह सकूँ। उन्होंने मुझे छुपा कर रखा था वहाँ क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे ये हकीकत बहुत बाद में ये पता चली और जिस दिन पता चली मैंने इसी दिन आगा हसन से शादी कर ली क्योंकि मैं जान गई थी कि आगा हसन से बढ़कर कोई और मुझे चाह नहीं सकता और ना ही मुझे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। तुम्हारी 26 साल मोहब्बत कच्ची थी या झूठी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान गई कि हर सिंड्रेला हर किसी के लिए नहीं होती और ये कि हर सिंड्रेला को इसका प्रिंस और हर प्रिंस को इसकी सिंड्रेला ही मिलती है। बस ज़रा पहचानने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और शुक्र भी। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुकी नहीं थी। शावेज सर झुकाए खड़ा था। सुबह ही शाह की नज़रों से इसको देख रही थी। किसी ने ट्रैक चेंज किया था। सज्जाद अली की मधुर आवाज़ भरी थी। किसी और की दुल्हन ना बन जाना है सिंड्रेला, मेरा इंतज़ार करना, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना। शावेज ने सुबह की तरफ देखा और किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा दिया। इंतज़ार कैसा? इसकी दुल्हन इसके पास खड़ी थी और वो इसकी सिंड्रेला थी। इसने हाथ बढ़ाकर सुबह को अपने करीब कर लिया। फरीज़े सही कह कर गई थी, हर किसी को इसकी सिंड्रेला मिल ही जाती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। ख़त्म शुद। वो क्या ख़त्म कर ही देता आखिरकार मैंने इसे।
आप लोगों का नावल कैसा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत हाई फाई नावल है या बहुत ही आम, नहीं। जैसे एक एवरेज नावल होता है ना, जो अच्छा होता है, जिसे पढ़ के आप टाइम पास कर लें, वैसा। तो बट खैर ये मुझे हमेशा याद रहा था। ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले रीड किया था और ये मुझे हमेशा से ही याद था। आप लोगों का नावल कैसा लगा लास्ट में बताइएगा, और अगले नावल में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अगला नावल काफ़ी लॉन्ग है और फिर उससे अगला नावल भी काफ़ी लॉन्ग है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा।